नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम कोड इग्नाइटर का यूज़ करके क्रूड ऑपरेशन करेंगे। क्रूड ऑपरेशन मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ये सारा हम ऑपरेशन करेंगे और अजेक्स का भी यूज़ करेंगे कोड इग्नाइटर के साथ, ताकि हमारा पेज रिफ्रेश ना हो कोई भी ऑपरेशन करने पे। डिलीट, क्रिएट करें, रीड करें, अपडेट करें, डिलीट करें, कोई भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ये कैटेगरी करके ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है, ये भी टेक्स्ट फील्ड है, और ये वाला जो है ये भी टेक्स्ट फील्ड है। यहाँ पे हमको प्राइस डालना है। यहाँ पे प्रॉपर ये पूरा वैलिडेशन लगा हुआ है, और यहाँ पर जो भी हम डाटा यहाँ पे ऐड करेंगे वो यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट में यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट की एंट्री कर रहे हैं। ये इसी फॉर्म से ही हम अपडेट भी करेंगे बिना पेज को रिफ्रेश किए। और जो भी यहाँ पर हम ऐड प्रोडक्ट करेंगे उसको यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं हम। और यहाँ पर हमने एक्शन में एडिट और डिलीट का बटन भी दिया हुआ है। और यहाँ पर ये मैंने फॉन्ट आसम का जो आइकन है वो यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन जो दिख रहा है, और यहाँ पर ये सर्च बॉक्स जो दिख रहा है, ये मैंने नहीं बनाया है। ये हमने जो डेटा टेबल करके वेबसाइट है उसकी जो लाइब्रेरी है वो यूज़ की हुई है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट CDN यूज़ किया हुआ है। उसका जो लाइब्रेरी है उसको हमने डाउनलोड नहीं किया है, वो मैं आपको प्रॉपर पूरा कोड में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं पहले डेमो आपको एक बार दिखा दूँ। यहाँ पर मैंने ये जो कैटेगरी में जो भी आपको दिख रहा है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, ये मैंने ऐसे ही कस्टम इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ये डाटाबेस से नहीं आ रहा है, ठीक है। आप अपने सुविधा अनुसार आप इसको डाटाबेस से भी ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको क्रूड ऑपरेशन ही बता रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं किया है, केवल क्रूड ऑपरेशन पे ही फोकस किया है ये पूरा वीडियो। तो यहाँ पर मैंने ये कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया कोई सा भी। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का नाम दिया, ये प्रोडक्ट 1 करके। यहाँ पे प्रोडक्ट का कोई भी जो भी कुछ कोड हो वो डाल देना है। तो P कोड 1 करके डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, ऐसा डबल टेक्स्ट लिख दिया। तो जैसे ही मैंने ये ऐड प्रोडक्ट वाला जो बटन है उसको दबाया, तो जो भी मैंने लिखा था वो मिट गया, और जो कर्सर है वो उसमें फोकस हो गया। और एक और बात है, यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है कि प्राइस मस्ट बी नंबर ओनली। तो ये पूरा वैलिडेशन लगा हुआ है। तो एक बार मैं ऊपर से भी वैलिडेशन आपको एक बार फिर से पेज रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे मैंने कुछ भी एंट्री नहीं की है, तो ये बोल रहा है कि भाई आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, तो मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जैसे उसको मैंने किया और फिर से बटन दबाया, तो ये बोल रहा है प्रोडक्ट का नाम आपको डालना है। तो मैंने प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे डाल दिया, प्रोडक्ट 1 करके। और यहाँ पे फिर से बटन दबाया तो वो जो मैसेज था वो छिप गया, और यहाँ पर ये मैसेज आ गया कि भाई आपको प्रोडक्ट कोड डालना है। तो मैंने P कोड 1 करके डाल दिया, और यहाँ पर फिर से मैं बटन दबाता हूँ। तो प्राइस इज रिक्वायर्ड। अभी आप इससे पहले देखे होंगे कि वहाँ पर नंबर ओनली करके मैसेज था, और यहाँ पर अभी मैसेज चेंज हो गया है। यहीं पर ही मैसेज, अभी जैसे मैंने कैरेक्टर डाल दिया तो ये बोल रहा है अभी मैसेज चेंज है, प्राइस मस्ट बी नंबर ओनली। अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं डालता तो मैसेज चेंज हो गया, प्राइस इज रिक्वायर्ड। तो ये सारा वैलिडेशन हमने किया हुआ है। यहाँ पे मेरे को नंबर ही डालना है, तो मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया। और जैसे मैंने प्रोडक्ट किया तो ये पॉपअप आया और अपने आप ही मैसेज देके चला गया। और जो मैंने अभी लास्ट एंट्री की है वो लास्ट में आ गया है, प्रोडक्ट 1 और कैटेगरी 1 और P कोड और उसका जो प्राइस है वो। और पेज बिल्कुल रिफ्रेश नहीं हुआ है, ठीक है, पेज रिफ्रेश नहीं हुआ है। और ये आपको मैंने एंट्री का दिखा दिया। अब मैं उसी को ही अपडेट करके दिखाता हूँ आपको। कोई भी हम यहाँ पर जितने भी लिस्टिंग में है किसी को भी हम अपडेट कर सकते हैं। तो मैं ज़रूरी नहीं है जो मैंने एंट्री किया है उसी को ही करूँ, कोई सा भी मैंने रैंडम ये कैमरा को किया। तो ये मैंने कैमरा जो ये सीरियल नंबर जिसका 3 है उसको मैंने ये जो एडिट बटन को दबाया है तो उसका पूरा यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैमरा जो है ये प्रोडक्ट का नाम है, और इसका कैटेगरी है कैटेगरी 2, ये कैटेगरी 2 सेलेक्टेड है। और इसका जो प्रोडक्ट कोड है ये CMR 101 है, और इसका प्राइस जो है ये है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, पेज रिफ्रेश नहीं होगा और यहाँ पर ये जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगी। तो ये जो कैटेगरी 1 है इसको मैं कैटेगरी 3 कर देता हूँ,
और जो कैमरा है उसको मैं कर देता हूँ फ्रंट करके, फ्रंट कैमरा ऐसे करके, और इसके आगे एक और जीरो लगा देता हूँ, और प्राइस को भी मैं एक और जीरो से ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपने एक बात ध्यान दिया होगा, यहाँ पर इससे पहले ऐड प्रोडक्ट करके लिखा था और अब लिखा है यहाँ पे अपडेट प्रोडक्ट करके। ये सारा कुछ हमने jQuery का यूज करके किया हुआ है। तो अब मैं इसको, अब देखिएगा मैं अपडेट प्रोडक्ट करूंगा, इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, और जो जो भी मैं अपडेट कर रहा हूँ वो भी डेटा यहाँ पर इफेक्ट हो जाएगा और पेज जो है रिलोड नहीं होगा। तो ये मैंने सबमिट कर दिया, अपडेट प्रोडक्ट किया, और ये ऑटोमेटिक ये ऐड प्रोडक्ट हो गया। और मैंने माउस को चेंज किया था, तो माउस का ना कैमरा को किया था, हाँ, फ्रंट कैमरा हो गया, कैटेगरी 3 हो गई, और इसमें एक जीरो ऐड हो गया और इसमें भी एक जीरो ऐड हो गया। इस तरीके से हमने ऐड भी कर लिया और एडिट भी कर लिया। और आप ये रीड तो ये पूरा हम कर ही रहे हैं, यहाँ से जो लिस्ट आ रही है, तो क्रिएट हो गया है, अपडेट भी हो गया है, रीड भी हो गया है, और हमको डिलीट करना है। तो मैं किसी को भी डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ पर, ये अपना प्रोडक्ट 1। तो प्रोडक्ट 1 को मैं जैसे डिलीट करता हूँ तो हमको यहाँ पे कंफर्म मैसेज पूछेगा। तो ये मैंने मोडाल का यूज़ करके किया हुआ है, और किस तरीके से किया हुआ है वो आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में कंफर्म अलर्ट होता है, तो वहाँ पर भी हमको यस या नो करना होता है। नो करते हैं तो कुछ नहीं होता, यस करते हैं तो आगे का जो एक्शन होता है वो परफॉर्म होता है। तो यहाँ पर हम अगर नो करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर हम यस करते हैं तो ये जो लास्ट एंट्री है, मैंने लास्ट एंट्री को दबाई थी प्रोडक्ट वाली को, तो इसको मैं यस करता हूँ तो देखिएगा क्या होगा। यहाँ पर ये मैसेज आ गया सक्सेसफुली डिलीटेड, और वो जो प्रोडक्ट वाला जो लास्ट रो था प्रोडक्ट 1 वाला, वो यहाँ पर से हट गया है। और ये जो डेटा टेबल है यहाँ से हम फिल्टर कर सकते हैं। और अभी आपको यहाँ पर 7 ही दिख रहा है क्योंकि एंट्री ज़्यादा नहीं हुई है, ज़्यादा एंट्री होगी तो ये जरूरी नहीं है ये 100 तक ही जाए, आपको और भी दिखाने हैं तो आप और भी इसको जो डेटा टेबल का जो सेटिंग होता है हम कोड के द्वारा करते हैं उसमें इस लिमिट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम 100 जो एंट्री है वो दिखाए वो ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसने डिफ़ॉल्ट 100 तक ही दिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा जो हम एक ही पेज में सिंगल पेज में ज़्यादा एंट्री दिखाएं तो पेज लोड होने में काफ़ी समय ले लेता है। तो 100 ठीक है, आप बढ़ाना चाहें तो उसका लिमिट आप बढ़ा सकते हैं। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें जो भी आप सर्च करेंगे तो ज़रूरी नहीं है आप एक चीज़ कैटेगरी के लिए सर्च कर रहे हैं, आप जो भी लिखेंगे ये पूरे टेबल में से सर्च करेगा, पूरा जो टेबल है वहाँ से सर्च करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ के, तो के जहाँ जहाँ पर है, के यहाँ पर भी है, के यहाँ पर भी है, इसलिए दोनों ही आ गए। अब मैं अगर ई भी करता हूँ साथ में तो अब यही बस आ रहा है, क्योंकि पूरे जो टेबल में के और ई का जो कॉम्बिनेशन है केवल एक ही जगह है। ये तो उसकी बात हो गई। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी ए, तो सी ए तो सारे में है, कैटेगरी में सभी में है ना सी ए, तो कैटेगरी कैटेगरी तो सभी में है। अब मैं यहाँ पर लास्ट में लिखता हूँ 1, तो जहाँ जहाँ कैटेगरी 1 है वो आ गया। मैंने अभी आपको यहाँ पर कोई कैटेगरी वाले से रिलेटेड की यहाँ पे वर्ड लिखा था, अब मैं प्रोडक्ट वाले से रिलेटेड वर्ड लिख रहा हूँ तो वो यहाँ पे सर्च कर रहा है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 101, तो जिसमें जिसमें 101 है वो आ गए। इसमें है 101, इसमें 101, इसमें भी 101 है, जिसमें जिसमें है। अब यहाँ पर नहीं है तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर है, पूरे टेबल से ये सर्च करता है, ये जो सर्च बॉक्स है। ठीक है, ये हो गई। मैंने ये जो फॉर्म है वो बता दिया आपको डेमो करके, और ये इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया जो हमारे पास ये लिस्ट आ रही है। और अपडेट और डिलीट तो मैंने दिखा दिया। अब ये लास्ट वाला आपको दिखा देता हूँ, प्रोडक्ट फिल्टर है। इस पे जो फिल्ट्रेशन है वो मैंने अपने प्योर कोडिंग से की हुई है। ये वाला जो सर्च बॉक्स है, ये डेटा टेबल का जो लाइब्रेरी है वो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर बना के देता है, और ये वाला मैंने अपने से बनाया हुआ है कि हमको फिल्टर करना है तो कैटेगरी सेलेक्ट करना है, कैटेगरी वाइज फिल्टर करना है तो कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। सभी का सभी कैटेगरी चाहिए तो देखिए मैंने अभी कोई भी कैटेगरी कोई भी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं किया है, ऑल कैटेगरी यहाँ पर दिख रहा है, और ये दोनों ही बॉक्स प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट कोड खाली है।
मैंने जैसे ही फिल्टर किया कुछ भी असर नहीं हुआ, क्योंकि सारे के सारे कैटेगरी यहाँ पे आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर तो ऑल है, प्रोडक्ट कैटेगरी तो सेलेक्टेड ऑल है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, प्रोडक्ट का नाम डालना है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे डाला LSER, तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे आना चाहिए। ये आ गया, जैसे मैंने लेज़र लिखा ये आ गया। इसके लिए मैंने पूरा कोडिंग यहाँ पर किया हुआ है कोड इग्नाइटर से। अब इसको मैं हटा देता हूँ। ऑल कैटेगरी से मेरे को प्रोडक्ट कोड के हिसाब से चाहिए, तो प्रोडक्ट कोड यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डालना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर अभी लिखे थे ना 101, अभी 10 लिखे तो सारे से ये फिल्टर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपको स्पेसिफिक फिल्ट्रेशन करना है, तो ये इसके लिए यहाँ पर अलग से मैंने बनाया हुआ, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट यहाँ पर पूरा क्रूड का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, और साथ ही साथ ये फिल्टर वाली चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो फिल्ट्रेशन है, जो कोड हमने कंडीशन लगाया हो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये आपको मैं प्रोडक्ट कोड, एग्जैक्ट प्रोडक्ट कोड डालेंगे तो यहाँ पे आएगा। आपको अगर मिलता जुलता चाहिए तो ये वाला सर्च बॉक्स से आप कर सकते हैं। एग्जैक्ट के लिए है ये वाला जो प्रोडक्ट फिल्टर वाला जो आपको ये कार्ड दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट कोड डालता हूँ, तो मैंने डाला LSR लिखने से ये मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं LSR बस लिखूंगा तो नहीं आएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट कोड डालना है मुझे। तो मुझे अगर मान के चलो मुझे प्रोडक्ट का नाम पता है तो मैं प्रोडक्ट का नाम डालूंगा, अगर मुझे कैटेगरी वाइज सर्च करना है तो कैटेगरी वाइज करूंगा, और अगर मुझे प्रोडक्ट का कोड पता है तो मुझे पूरा मतलब एग्जैक्ट कोड डालना होगा। अगर एग्जैक्ट कोड मुझे याद नहीं है तो ये आप डेटा टेबल का जो सर्च बॉक्स है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने एग्जैक्ट कोड डाला तो ये आ गया। अब इसके कोड में चलते हैं। तो ये मैंने कोड इग्नाइटर जो 3 है, कोड इग्नाइटर का जो 3 वर्जन है वो यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और अजेक्स के लिए मैंने jQuery का जो लाइब्रेरी है वो यूज़ किया हुआ है। अब हम लोग कोड की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने सबलाइम एडिटर में, मैं यहाँ पर कोडिंग के लिए पूरा सबलाइम एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपको शुरू से यहाँ पे बता दूँ, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है क्रूड करके, और ये मेरे एग्जाम फोल्डर के अंदर htdocs के अंदर मैंने क्रूड नाम से प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। इसके अंदर में एप्लीकेशन है। ये सारा कुछ मैं पहले बंद कर दूँ, आपको शुरू से बताऊँ। ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट है क्रूड, और इसके अंदर जाना है हमको। ये हमारा मेन एप्लीकेशन फोल्डर है, और इसका डिवीज़न आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, ताकि अगर आप इससे अवेयर नहीं है तो आप इसको समझ पाएँ। यहाँ पर ये पूरा MVC फ्रेमवर्क पे काम करता है। तो MVC का मतलब है कि व्यू पार्ट अलग होगा, लॉजिकल पार्ट अलग होगा, और डाटाबेस का जो क्वेरी पार्ट है वो अलग होगा। तो व्यू पार्ट में हम दिखाने वाला जो पार्ट होता है, डिस्प्ले के लिए जो भी पार्ट होता है, जो भी कोडिंग होती है वो हम व्यू पे करते हैं, और मॉडल पे जो होता है वो पूरा डाटाबेस की जो क्वेरी वगैरह लिखते हैं वो हम वहाँ पर करते हैं कि डाटाबेस में क्या क्वेरी करके क्या लाना है। ये सारा कुछ कोडिंग जो है वो हम मॉडल के अंदर करते हैं। और ये है कंट्रोलर फोल्डर, इसके अंदर में हम सारा जो कंट्रोलर होता है वो बनाते हैं, और यहाँ पर ही हम सारा लॉजिक लगाते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट व्यू से आ रही है उसको हम वहाँ पर वैलिडेशन भी कर सकते हैं कि हाँ जो भी डाटा आ रहा है रिक्वेस्ट में वो प्रॉपर है कि नहीं, और प्रॉपर है तो फिर हम उसको आगे पास करते हैं मॉडल के पास, और मॉडल से उसको जो भी प्रोसेस होता है कि भाई वो डाटाबेस से जो भी रिक्वेस्ट के हिसाब से रिस्पांस दे, और उसको कंट्रोलर वापस रिस्पांस लेके व्यू को पास करता है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले हम सेटिंग करते हैं। सेटिंग करने के लिए हमको ये कॉन्फ़िग फोल्डर में हमको यहाँ पर ऑटो लोड में जाना है, और ऑटो लोड में हमको जो जो ज़रूरत पड़ने वाली है, जो जो कोड इग्नाइटर जो लाइब्रेरीज वगैरह देता है, हेल्पर वगैरह देता है, उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर डाटाबेस कनेक्शन के लिए हमको डाटाबेस तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर मैंने कोई लॉगिन ऑपरेशन नहीं किया है, और ईमेल भी हम नहीं भेज रहे हैं, तो यहाँ पर केवल डाटाबेस लाइब्रेरी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये ऑटोमेटिक लोड होगा, ये ऑटो लोड .php है। इसमें जो भी आप लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये सारा चीज़ अब जो है लोड करके आपको दे देता है। तो आपको हर एक कंट्रोलर में आपको इसको यूज़ करने के लिए लोड करने की ज़रूरत नहीं, आप एक जगह कर दीजिए तो आपको सारे प्रोजेक्ट में ये एक्सेस देता है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी हेल्पर चाहिए, यहाँ पे हमको केवल URL की ज़रूरत पड़ेगी। URL मतलब
बेस यूआरएल हमको कहीं पर भी लगाना होगा तो यहाँ पर ये हमको प्रोवाइड करेगा। ये यहाँ पर हम यूआरएल देते हैं, यूआरएल हेल्पर यूज़ करते हैं। तो इसके बाद इसका काम तो ख़त्म हो गया। अभी तो हमको ये इतना ही ज़रूरत है। ऑटो लोड का काम ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर जाते हैं कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग में मैंने इससे पहले जो कोड इग्नाइटर की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने ये सेटिंग के लिए बताया हुआ था कि बेस यूआरएल आप ये वाला लेते हैं, ये आपको कहाँ से मिलेगा। ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, ये एक्स्ट्रा लग गया है। हाँ, ये जो इतना लंबा आपने हर जगह नहीं देखा होगा। यहाँ पर ये पूरा लंबा जो लाइन है इस, अच्छा यहाँ पे डबल हो गया। इस लाइन का मतलब है कि आपका जो प्रोजेक्ट है ऑनलाइन सर्वर पे जब आप डालते हैं तो ये यदि SSL के साथ में है आपका डोमेन या सब डोमेन में है या बिना SSL के है, तो जो भी आपका यूआरएल रहे ये सारा यूआरएल आपका हैंडल कर लेता है। इसलिए ये कोड हमने लगाया हुआ है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये जो कोड है वो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप यहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आप इस कोड को पाने के लिए जो लिंक होता है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बेस यूआरएल सेट कर लिया। बेस यूआरएल सेट करने के बाद यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, बस बेस यूआरएल हो गया। अब हम आते हैं डाटाबेस की सेटिंग में। तो मैंने डाटाबेस बनाया है क्रूड के नाम से, तो ये मेरा क्रूड नाम से डाटाबेस है। और यूज़र नेम और पासवर्ड तो आप अपने जो भी आप सर्वर यूज़ कर रहे हैं, लोकल सर्वर या ऑनलाइन सर्वर, उसके हिसाब से आप यहाँ पर डालेंगे। तो मैं यहाँ पे एग्जैप सर्वर यूज़ कर रहा हूँ और मेरे एग्जैप सर्वर का जो यूज़र नेम है वो रूट है। और ये डाटाबेस कनेक्शन के लिए है, यानी कि PHP में एडमिन के लिए। तो इसका जो यूज़र नेम है वो रूट है और पासवर्ड मैंने कुछ भी नहीं दिया है, तो ये ब्लैंक मैंने रख रहा हूँ यहाँ पे। और ड्राइवर जो है MySQL आई होगा। तो ये इसका भी काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। और यहाँ पर अब तो यहाँ पे ऐसा कुछ, हाँ राउटिंग है। तो राउटिंग आपको मैं जैसे ही पेज हमारा लोड होगा तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो हमको एक पेज तो चाहिए देखने के लिए। तो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर मैंने यहाँ पे फ्रंट कंट्रोलर करके बनाया हुआ है, वो यूज़ किया हुआ है। ऐसे जब भी हम कोड इग्नाइटर की जो सेटअप फाइल होती है उसको हम डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे वेलकम करके एक कंट्रोलर होता है। वेलकम कंट्रोलर नहीं लिखा होता उसमें, केवल वेलकम लिखा होता है। वो आपका डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा रहता है जैसे आप रन करते हैं कोड इग्नाइटर को तो सेटअप करने के बाद। तो वो मैंने यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे फ्रंट कंट्रोलर करके बनाया हुआ है और ये मेरा डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है। और ये जो 4 हैं रूट, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी तो हम पहले अपना जो पहला पेज है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है तो ये फ्रंट कंट्रोलर से मैंने लोड किया हुआ है। तो फ्रंट कंट्रोलर कुछ नहीं कर रहा है, जो भी मैंने व्यू फाइल बनाई हुई है, क्योंकि कोई भी व्यू फाइल आप बिना कंट्रोलर के डायरेक्ट लोड नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने फ्रंट कंट्रोलर यूज़ किया हुआ है और इसको कैसे यूज़ किया है तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पूरा कॉन्फ़िग वाला जो फोल्डर है उसके अंदर की सेटिंग तो यहाँ पर हमने देख लिया, तो इसको मैं बंद करता हूँ। अब आते हैं हम लोग इसके बाद कंट्रोलर में। तो कंट्रोलर के लिए मैं फ्रंट कंट्रोलर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। कंट्रोलर फोल्डर में मैंने 2 कंट्रोलर बनाया हुआ है। कंट्रोलर आपका पूरा जो कोड इग्नाइटर में कंट्रोलर मतलब सारा चीज़ कंट्रोल ये करता है, क्योंकि डाटाबेस से भी यही बातचीत करता है और जो व्यू होता है उसका भी जो रिक्वेस्ट होता है वो भी ये सुनता है। तो कंट्रोलर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक प्रकार से मिडिल वेयर की तरह कार्य करता है कि ये आप व्यू से भी कांटेक्ट करता है, मतलब व्यू से भी कनेक्ट होता है और ये मॉडल से भी कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट कंट्रोलर यहाँ पर आपको दिखाया, उसी के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये मेरा कंट्रोलर का नाम है और ये जो एक्सटेंड कर रहा है, मतलब एक्सटेंड मतलब है ये इनहेरिट कर रहा है जो भी प्रॉपर्टी है CI कंट्रोलर। CI मतलब कोड इग्नाइटर ही है, CI का जो शॉर्ट है वो कोड इग्नाइटर। तो कोड इग्नाइटर ये CI कंट्रोलर का जो भी प्रॉपर्टी है उसको ये एक्सेस करने के लिए इनहेरिट कर रहा है। एक्सटेंड मतलब जो हम उप्स का जो कॉन्सेप्ट देखते हैं तो उसमें एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके हम इनहेरिट करते हैं पेरेंट की जो प्रॉपर्टी होती है।
जो भी इसकी प्रॉपर्टी है उसको हम इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये फ्रंट कंट्रोलर इसकी CI कंट्रोलर की जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस कर रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के बाद जो जो इसके पास प्रॉपर्टी है उसको ये यहाँ पर यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर ये हमने एक इंडेक्स करके फंक्शन बनाया हुआ, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और यहाँ पर एक ही काम किया है, ज़्यादा कुछ नहीं। जो भी आपको ये दिख रहा है, ये जो फाइल दिख रही है डिस्प्ले में, तो इसको हमने लोड किया हुआ है। लोड करने का तरीका है $this load view, और यहाँ पर आपके फाइल का नाम डालना है। तो व्यू फोल्डर मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोलर तो मैंने आपको दिखा दिया, व्यू फोल्डर दिखाता हूँ। ये व्यू फोल्डर है, और व्यू फोल्डर में यहाँ पर है ये इंडेक्स फाइल, ये आपको दिख रहा है, मैंने ये सेलेक्ट किया है। यहाँ पर ये जो इंडेक्स फाइल है यही इंडेक्स फाइल है, लेकिन यहाँ पर तो index.php लिखा है, मैंने तो यहाँ पर केवल इंडेक्स लिखा है। तो कोड इग्नाइटर में आपको यहाँ पर .php लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर आप केवल इंडेक्स डालते हैं और .php बिना लगाए आपका यहाँ पर ये अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरीके से जो भी इस index.php में लिखा है वो सारा कुछ यहाँ पर आ जाता है, और ये यहाँ पर एक्सेस हो पा रहा है। हाँ, लेकिन इसको हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं वो आपको दिखाता हूँ। ये जो रूट है ना, यहाँ पर ये जो रूट है, अच्छा मैंने ये खोला था, ये इधर उधर हो गया। ये रूट फाइल पहले खोल लूँ मैं। हाँ, ये जो रूट में आपको फ्रंट कंट्रोलर दिख रहा है, तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं, मतलब ये तो कंट्रोलर हो गया, कंट्रोलर के अंदर जो भी फंक्शन होगा वो व्यू को लोड कराता है ना। तो इंडेक्स वाली फाइल को यहाँ पर आप लिखना चाहें तो ऐसा लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्रंट कंट्रोलर है, और जो इंडेक्स फाइल रहती है बाय डिफ़ॉल्ट वो पहले ही खुलती है सबसे पहले। तो मतलब अगर आपके कंट्रोलर यहाँ पर ये इंडेक्स फाइल पहले खुलती है तो ये मैंने बोल दिया, लेकिन अगर यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्टर होता है तो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो यही कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा, उसके बाद ही ये होगा। तो यहाँ पर ये जो है वही इंडेक्स फाइल है, और इस इंडेक्स को आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आप बताते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं बताने की ज़रूरत यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर ये इतने से वो ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन अगर इंडेक्स के अलावा अगर इंडेक्स 1 हो गया तो आपको यहाँ पर ये बताना पड़ेगा। अगर ये इंडेक्स 1 अगर कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं अब नहीं डालता हूँ, तो देखिए क्या होता है। लोड हो रहा है ये, अच्छा नेट मेरा चले गया इसलिए ये, एक बार मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरा आ गया। एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो अच्छा इसको मैंने सेव नहीं किया था, चेंज तो कर दिया, सेव नहीं किया था, इसलिए वो आ गया, लेकिन आना तो नहीं चाहिए। ये नहीं आ रहा है, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये इंडेक्स 1 दिया हुआ है, और रूट में भी मैंने कुछ नहीं दिया है। तो ये वही फाइल को लेगा, फ्रंट कंट्रोलर से वही फंक्शन को लेगा जो इंडेक्स 1, मतलब केवल इंडेक्स लिखा हो उसको ये ले लेगा अपने आप बिना लिखे। लेकिन यहाँ पर तो जो इंडेक्स 1 नहीं, यहाँ इंडेक्स 1 लिखा है, इंडेक्स नहीं लिखा है। तो इसको मैं अगर ऐसा कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑटोमेटिक ये चालू हो जाएगा। मैं आपको ये अंतर बताने के लिए ही किया। ये देखिए यहाँ पर मैंने जैसे इसको इंडेक्स किया तो ये ऑटोमेटिक खुल गया है। तो ये आपका डिफरेंस समझने का है कि आप वहाँ पर इंडेक्स लिखे तो ही वो डिफ़ॉल्ट से आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। ये आपका हो गया। अब इसके बाद फ्रंट कंट्रोलर का काम ख़त्म हो गया है। अब आगे आपको बताता हूँ मैं। अब हम लोग ये जो इंडेक्स फाइल है, यहाँ पर ये जो इंडेक्स फाइल है फ्रंट कंट्रोलर के अंदर जिसको हमने लोड किया है, उसके अंदर चलते हैं हम लोग। इसको हम लोग बाद में देखेंगे आगे का जो है। तो फ्रंट कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स फाइल को मैंने लोड किया हुआ है, ये व्यू के अंदर में इंडेक्स फाइल है। यहाँ पर ये बहुत सारी कोडिंग आपको दिख रही है, बहुत सारी कोडिंग देख के कोई घबराना नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है। तो ऊपर से मैं आपको एक्सप्लेन करते चलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कमेंट, आप जहाँ तक हो सके कमेंट यूज़ करेंगे तो काफ़ी सहूलियत रहती है। तो
कमेंट यूज़ करें कि किस पर्पस के लिए बनाया गया है। तो ये मैंने टाइटल वगैरह दिया है। ये मैंने डायरेक्ट CDN लिंक लाया हुआ है बूटस्ट्रैप का। तो ज़रूरी नहीं है आप ऐसा ही वाला लाएं जहाँ से भी आपको नेट में मिलता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपको जो ऑथेंटिक ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप CDN यूज़ करें। तो यहाँ पर उसके लिए आपको करना होगा बूटस्ट्रैप। अच्छा, मैं गूगल खोल के कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि डायरेक्ट यहाँ पर डालें तो क्या होगा। डायरेक्ट आप यहाँ पर भी डालेंगे तो भी वो सर्च करके दिखाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बूटस्ट्रैप CDN। तो ये बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप बूटस्ट्रैप का जो CDN है वो आप ले सकते हैं। ये CDN फाइल है, ये आप कॉपी करके वहाँ पर लगा सकते हैं। तो वैसा ही मैंने लगाया हुआ है। और इसके बाद ये CSS की फाइल है, ये डेटा टेबल की फाइल है। और ऊपर में हेड के अंदर मैंने केवल CSS की ही फाइलें रखी है। जावास्क्रिप्ट का कोई भी फाइल मैंने ऊपर में नहीं रखा है, क्योंकि इससे पेज जो है काफ़ी धीरे लोड होता है। ये आपका जो परफॉर्मेंस है वेब पेज का वो काफ़ी डाउन कर देता है ऊपर में रखने से, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो लाइब्रेरी होता है बहुत लंबा लंबा उसमें लिखा होता है और वो एक्शन वाले होते हैं, तो वो आपका जो पेज है उसका लोडिंग टाइम बढ़ा देता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, जहाँ पर बॉडी ख़त्म होता है, बॉडी ख़त्म होने से ठीक पहले ही मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर केवल CSS फाइल है। और हम लोग यहाँ पर देख रहे थे ये डाटा टेबल के लिए, ये आप यहाँ पर फिल्टर देख रहे हैं ना, ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक जो वाला जो फिल्टर है वो मैंने डाटा टेबल यूज़ करके बनाई हुई है। तो आपको डाटा टेबल का भी मैं CDN कैसे यूज़ किया वो दिखा देता हूँ। तो डाटा टेबल CDN, डाटा टेबल CDN, ये पहला लिंक जो है ये यहाँ से मिल गया हमको। तो यहाँ पर आके हमको नीचे में ये मिल जाएगा, ये वाला फाइल आप ये वाला जो लिंक है इसको आप अपने CSS में लगा लीजिए, जो मैंने लगाया हुआ है। इसके बाद ये तो टेबल के लिए हो गया। और ये वाले जो CSS है इसके लिए मैंने क्या किया है, फॉन्ट एवसम की जो लाइब्रेरी वो यूज़ की हुई है। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ FA इक्वल, अच्छा CDN भी लिख दूँगा। तो फॉन्ट एवसम का यहाँ पर CDN ये देख लेते हैं पहले, जो लिंक आया हुआ है उसमें। तो यहाँ पर जाके हमको नीचे में ये डाउनलोड का जो ऑप्शन है, तो इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको जिप फाइल वगैरह मिलेगी। एक बार करके देख लेते हैं, मैंने तो किया था। यहाँ पर आप नो थैंक्स जस्ट डाउनलोड फॉन्ट ऑसम 4 करेंगे तो फिर आपको जिप फाइल वगैरह मिलेगी। और कैसे मिलेगा वो आपको दिखा देता हूँ। ये फॉन्ट ऑसम की मैंने लाइब्रेरी डाउनलोड की हुई है और इसको एक्सेप्ट किया। तो इसमें बहुत सारी फाइलें हैं अलग अलग टाइप की। जावास्क्रिप्ट का है, CSS का है, लेस है, SCSS है, SVG है, बहुत सारी फाइलें हैं। तो हमको यहाँ पर CSS में जो ये एक फाइल है ना, all.css, वो यूज़ करनी है। तो आप केवल इसको करेंगे तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। कैसे कनेक्टेड होती है वो दिखा देता हूँ आपको। इसको मैंने यहाँ पर ओपन विथ नोटपैड किया। तो यहाँ पर ये जो फाइलें होती हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, इसलिए यहाँ पर आप एक ही फाइल को बस लेंगे तो यहाँ पर ठीक से आइकन नहीं आएगा। इसलिए सलाह आपको ये है कि आप इस पूरा जो फोल्डर है उसको ही रख लें और अपने ज़रूरत के हिसाब से इसमें जो आपको अनवांटेड है उसको आप हटा सकते हैं। फिर इसको आप कॉपी करके यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में ला सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको पूरे फोल्डर को ही कॉपी करके मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। मेरा जो फोल्डर है एग्जाम के अंदर,
ये मेरा प्रोजेक्ट है htdocs में क्रूड करके, ये क्रूड करके मेरा प्रोजेक्ट है। और इसमें मैंने एसेट्स के अंदर में वो जो फोल्डर था उसको मैंने एसेट्स के अंदर में, ये एसेट्स पहले से नहीं बना था, इसको मैंने बनाया है। ये हमारा पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है कोडिग्नाइटर का, और यहाँ पर एप्लीकेशन के लेवल पे ही इसके साथ में ही मैंने एसेट्स नाम का फोल्डर बनाया हुआ है। और इसके अंदर में जो भी आपको इमेज चाहिए, जावास्क्रिप्ट का चाहिए और CSS चाहिए, जो भी आपको एक्सटर्नल जो फाइल लगती है वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये जो भी सारा फॉन्ट है सबका लाइब्रेरी है वो सारा इसके अंदर रखा हुआ है। इसको मैंने यूज़ कैसे किया है वो दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ये किया हुआ है। तो यहाँ पर आप ये एक चीज़ नया देख रहे होंगे, ये कैसे हो पाया। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बेस URL यूज़ किया हुआ है। बेस URL को मैंने इको किया हुआ है और उसके बाद इतने से आपको ये मिलेगा, इतना आपको मिल जाएगा बेस URL बस लिखने से। और उसके बाद आपको ये बताना है कि ये जो CSS फाइल आपको मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी। तो ये आपको मिलेगी एसेट्स के अंदर में, FA के अंदर में CSS नाम का जो फोल्डर है वहाँ आपको ये मिलेगा। ये हो गया। ये आपको पूरा ये इस तरह की आइकन या और भी जो आइकन है, जैसे फिल्टर के लिए मैंने आइकन पर लगाया हुआ है, एडिट के लिए, डिलीट के लिए, और बस इतना ही अभी मैंने यूज़ किया हुआ है। बाकी और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप जहाँ पर जो आइकन लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो ये यहाँ तक का स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पर मैंने एक स्टाइल लगा के एक क्लास बनाया है टेक्स्ट डेंजर करके, और इसमें एक प्रॉपर्टी दी हुई है डिस्प्ले नन करके। डिस्प्ले नन क्या करता है, कोई भी चीज़ जो डिस्प्ले हो रही है उसको छिपा देता है वो। आगे मैंने जो हमारा बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर होता है कि भाई हम पहले जो कंटेनर क्लास लेते हैं उस हिसाब से मैंने सबसे पहले बॉडी के बाद कंटेनर क्लास लिया है। इसमें मुझे कोई भी मेनू की ज़रूरत नहीं है तो मैंने न्यू बार नहीं लिया हुआ है। यहाँ पे कंटेनर क्लास लेके एक हेडिंग दिया हुआ है और उसके बाद ये एक रो बनाया हुआ है। रो को मैंने यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। और ये जो PT देख रहे हैं, PT का मतलब है, P का मतलब है पैडिंग और T का मतलब है टॉप। टॉप से मैंने दो पैडिंग लिया हुआ है, पैडिंग टॉप और दो। इसके बाद मैंने बताया कि ये जो रो है इसको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो रो है उसको मैंने कॉल SM3 दिया हुआ है और दूसरा जो बचेगा तो उसको मैंने 9 दिया हुआ है। तो ये ख़त्म कहाँ पे हुआ है, जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये कहाँ पे ख़त्म हुआ है। ये 75 नंबर का जो लाइन है वहाँ पे ख़त्म हुआ है। इसके बाद जो मैं दूसरा डिव ले रहा हूँ उसको मैंने कॉल SM9 दिया हुआ है। तो टोटल ये हमारा 12 भागों में डिवाइड होता है स्क्रीन। तो ये पहला जो 3 था और दूसरा हिस्सा ये 9। तो पहले जो 3 हिस्सा है उसमें मैंने क्या किया है, ये फॉर्म बनाया हुआ है, और बाकी जो 9 वाला हिस्सा है वो उसमें मैंने ये दो आपको जो दिख रहे हैं कार्ड, ये प्रोडक्ट फिल्टर वाला और उसके नीचे में ये प्रोडक्ट लिस्ट वाला जो कार्ड है वो। तो ये पूरा 3 में है और ये दोनों एक ही साथ है, एक ही जो डिव है उसके अंदर है। कॉल SM जो 9 करके लिया मैंने उसके अंदर में है ये। अब ये हम फॉर्म पे आते हैं। तो कॉल SM3 के अंदर मैंने एक फॉर्म बनाया है। ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है उसके लिए मैंने फॉर्म टैग यूज़ किया और इसमें मैंने केवल ID दी है। हम यहाँ पर जो फॉर्म को सबमिट करेंगे तो पेज हमारा रिफ्रेश नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने एक्शन वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, केवल फॉर्म की ID दी हुई है। ID किस लिए दिया है मैं आगे आपको बताऊँगा। ID हमारा जो है यहाँ पर पूरा जो एलिमेंट्स हैं इस फॉर्म टैग के अंदर में जितने भी सारे इनपुट एलिमेंट हैं, इनपुट एलिमेंट और ड्रॉप डाउन एलिमेंट जो भी है फॉर्म के एलिमेंट, वो सारी की वैल्यू हमको एक साथ लेनी है, एक ही लाइन से, एक ही कोड से पूरे का पूरा जो फॉर्म है उसका वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो ये फॉर्म की आईडी इसलिए मैंने यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ पर ये दो इनपुट लिए हैं वो हिडन टाइप के हैं। वो किस लिए लिया है वो बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने नेम इसका फॉर्म स्टेटस दिया है, आईडी पे मैंने फॉर्म स्टेटस दे दिया है। यहाँ पर मैंने वैल्यू सेट करके रखी है ऐड करके। और दूसरा जो इनपुट हिडन है उसका मैंने नेम दिया है PID करके और ID दिया है PID करके। तो PID मतलब वही प्रोडक्ट ID
हम प्रोडक्ट की एंट्री करा रहे हैं तो मैंने पी आई डी ऐसे करके नाम दिया हुआ है, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ये पी आई डी है। अब ये पी आई डी देने का कारण ये है कि मैंने यहाँ पर जो भी फॉर्म बनाया हुआ है वहाँ पर जो भी नेम दिया है सेम नेम मैंने डाटाबेस का जो फील्ड बनाया है, टेबल में जो फील्ड बनाया है सेम दिया हुआ है। वो आपको मैं एक एक करके दिखाता हूँ। पहला मैंने आपको पी आई डी दिखा दिया, जो जो भी डाटा हम इंसर्ट कर रहे हैं तो उसकी जो आईडी जनरेट होती है तो वो फील्ड मैंने पी आई डी करके लिया हुआ है। और उस दूसरा जो फील्ड है पी कैटेगरी है, और तीसरा जो फील्ड है वो है यहाँ पर पी नेम है, और चौथा फील्ड है पी कोड, और लास्ट है पी प्राइस। तो इस तरीके से ऐसा ही नाम मैंने टेबल में लिया हुआ है। तो मैं आपको PHP एडमिन खोल के दिखा लेता हूँ। यहाँ पे लोकल होस्ट PHP एडमिन, ये हमारा लोड हो गया और यहाँ पर मैंने क्रूड नाम से अपना डाटाबेस बनाया हुआ है। तो क्रूड नाम का मेरा डाटाबेस ये वाला है। इसमें मैंने एक ही टेबल बनाया हुआ है, ये पी नेम, पी प्राइस, पी कोड, पी कैटेगरी। और ये तो मैंने जो एंट्री का टाइम पता करना है उसके लिए, और जो भी जब भी हम अपडेट करते हैं तो हमको ये पता रहे कि अपडेट किस समय किया गया था, इसलिए मैंने ये फील्ड दे के रखा है। और इसको मैंने डेट टाइम इसका फील्ड दिया हुआ है। इसको स्ट्रक्चर आपको एक बार दिखा दूं ताकि आप भी अगर इस तरह का प्रैक्टिस में करना चाहें तो आप इसको देख के कर सकें। तो पी आई डी जो है वो इंटीजर टाइप है और ऑटो इंक्रीमेंट है, और इसको मैंने प्राइमरी की लिया हुआ है। दूसरा जो फील्ड है पी नेम, उसको मैंने वैरचर लिया हुआ है डेटा टाइप। और ये पी प्राइस है, इसको मैंने डबल में लिया हुआ है प्राइस का, इसका डेटा टाइप। इसका लेंथ मैंने कुछ नहीं दिया, डिफॉल्ट जो लेंथ है वो इसका ले लेगा। पी कोड जो है वैरचर है और इसका लेंथ मैंने 50 दिया हुआ है। पी कैटेगरी का जो डेटा टाइप है वो वैरचर है और लेंथ मैंने 200 दिया हुआ है। एंट्री जो है डेट टाइम है, और अपडेटेड डेट जो है वो करंट जो टाइम स्टैम्प होगा। तो यहाँ पर मैंने टाइम स्टैम्प इसमें से डेटा टाइप टाइम स्टैम्प लिया हुआ है, और यहाँ पर जो डिफॉल्ट है वो करंट टाइम स्टैम्प लिया हुआ है, ताकि जैसे ही अपडेट किया जाएगा तो ऑटोमेटिक जो करंट टाइम रहेगा वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। लास्ट में मैंने टी स्टेटस करके लिया हुआ है, और इसको भी मैंने इंटीजर लिया हुआ है। इसका कारण ये है, कारण आपको दिखाता हूँ कि आप देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पर 0 0 रहेगा क्योंकि हम कोई वैल्यू सेट नहीं कर रहे हैं, और इंसर्ट कराते समय भी हम यहाँ पे कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करा रहे हैं। बाय डिफॉल्ट वो 0 रहता है क्योंकि इंटीजर टाइप है। लेकिन जब भी हम यहाँ पर डिलीट करेंगे तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको 0 कर देता हूँ, और यहाँ पर डबल क्लिक करने से ये एडिटेबल हो जाता है। ठीक है, PHP में एडमिन का जो टेबल है डबल क्लिक करते हैं तो ये एडिटेबल हो जाता है। तो अब यहाँ पर है हमारे 3 4 5 6 7 8 9 रिकॉर्ड है, और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 7 क्योंकि 2 यहाँ पे डिलीटेड थे। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे 9 रिकॉर्ड आनी चाहिए, तो ये 9 रिकॉर्ड आ गए। अब यहाँ पर मैं रेंडमली ये जो चौथे नंबर का है वीडी वीडी जो लिखा है इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो ओके किया मैंने, तो यहाँ पर अब 8 एंट्री हो गई। तो वो जो वीडी वाला था ये चौथा वाला, ये मैं रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम वीडी का जो स्टेटस है वो 1 हो गया है। तो यहाँ पर वही एंट्री हम ला रहे हैं जिसका स्टेटस 0 हो, मतलब जिसको डिलीट किया गया है वो एंट्री यहाँ पर नहीं ला रहे हैं हम। तो ऐसा हमने कंडीशन में दिया हुआ है, जब भी ये पूरा लिस्ट आएगा तो हम उसको स्टेटस के हिसाब से लाएंगे कि जो जिसका स्टेटस 0 है वही यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से आपको मैंने टेबल का स्ट्रक्चर बता दिया, और यहाँ पर किस तरीके से फील्ड आप कौन सा फील्ड किस लिए लिए है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं आगे का फॉर्म। हम लोग यहाँ पर देख रहे थे पूरा मैंने ये जितना भी फील्ड है डाटाबेस के टेबल में, और यहाँ फॉर्म में जो फील्ड है वो सिमिलर है ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पर ये जो एरर है उसको हम लोग देखते हैं, एरर हैंडलिंग कैसे किया है मैंने। यहाँ पर ये जैसे ही मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया तो ये जो मैसेज मैंने दिया हुआ है इसको कैसे दिया है, तो उसके लिए मैंने जो भी एलिमेंट है फॉर्म के उसके नीचे में एक स्पेन बनाया हुआ है। जैसे कि ये एलिमेंट है कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट बॉक्स, तो उसके नीचे में मैंने स्पेन लिया हुआ है, और इसकी जो आईडी है नेम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो इनपुट
एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर तो हम कुछ मैसेज दिखाना है इसलिए हमने इसको लगा के रखा। तो मैंने ऐसा नाम दिया है, ये तो इसका नेम है, आईडी भी ऐसे ही है। तो इतना देने के बाद मैंने अंडरस्कोर लगा के एरर लिख दिया ताकि समझ आ जाए हाँ ये मैसेज, ये जो मैंने आईडी बनाई हुई है वो किस लिए बनाई हुई है। तो इससे मिलता जुलता ही मैंने यहाँ पर आईडी दिया हुआ है इस स्पैन का, ताकि इसके लिए ही मैं इसको हाइड शो कर पाऊँ। ठीक है, ठीक ऐसा ही काम मैंने सभी के लिए किया हुआ है, सभी के लिए स्पैन लगाया हुआ है। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही मैंने इसका नाम दिया और साथ में अंडरस्कोर लगा के एरर, और इसमें जो भी मैसेज देना है वो मैसेज मैंने दे के रखा है। और इसके लिए भी वैसा ही किया है, जैसे पी कोड है तो पी कोड और अंडरस्कोर लगा के एरर, और लास्ट में पी प्राइस जो है उसके लिए भी जैसा ये है वैसे ही दे के अंडरस्कोर एरर। और ये मैसेज पहले से मैंने लिख के रखा है, ये मैसेज मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, केवल प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसके लिए मैंने मैसेज चेंज किया हुआ है कि खाली रहने पे कि यहाँ पे मैसेज आना चाहिए रिक्वायर्ड है करके। और अगर वो कैरेक्टर वगैरह डालता है जो भी यूज़र, तो उसको ये बताना है कि भाई यहाँ पर कैरेक्टर नहीं, यहाँ पे केवल नंबर डालना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर डायनेमिकली एक मैसेज दिया हुआ है नीचे में, तो वो मैं आपको नीचे जब हम फंक्शन पे जाएंगे तो मैं दिखाऊंगा। फंक्शन पे जाने के लिए मैंने फंक्शन यहाँ पर पहले बनाया है, इंसर्ट अपडेट ऐसे करके एक फंक्शन बनाया है, उसमें ये सारा वैलिडेशन वगैरह हमने लगाया हुआ है, उसके बाद हमने इंसर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट जो बटन है उसका मैंने ऐड प्रोडक्ट करके यहाँ पर टेक्स्ट या फिर वैल्यू बोल सकते हैं वो दिया हुआ है। और इसका जो टाइप है, टाइप बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आप टाइप नहीं डालेंगे तो ये फॉर्म जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा सबमिट करने पे, पूरा जो पेज है रिफ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टाइप आप बटन बिल्कुल दें, तभी ये आपका अजेक्स लगाने का मतलब होगा, नहीं तो पेज रिफ्रेश हो जाएगी। और ये जो सारे आईडी हैं ये आईडी के बेस पे हम मैसेज देते हैं। अब कैसे देते हैं वो आपको मैं आगे बताता हूँ। तो इसके लिए हमको ये इंसर्ट अपडेट करके जो फंक्शन है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही हम ऑन क्लिक कर रहे हैं, जैसे ही इस बटन को क्लिक कर रहे हैं, ये जो ऐड प्रोडक्ट करके लिखा है, इस बटन को जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक कॉल होगा। जो भी फंक्शन को हम यहाँ पर ऑन क्लिक में लगा के रखें वो यहाँ पर काम करेगा। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये केवल BTN लिखेंगे तो थोड़ा सा स्टाइल दे देगा इस बटन को, और BTN प्राइमरी लिखने से ये जो आपको इसमें जो कलर दिख रहा है वो कलर आ रहा है, और BTN लिखने से ये बटन बना देता है अच्छे से। और अगर आप BTN नहीं लिखते हैं तो नॉर्मल बटन जैसा बनता है बिना बूट स्टेप के उस तरह का बनेगा। BTN लगाने से इसका एक हाइट विड्थ जो क्लास बनाते समय बनाया गया है, जैसे BTN करके एक क्लास है उसमें इसका हाइट और विड्थ डिफाइन किया गया है, उसके हिसाब से वो बटन बना के देता है। जैसे आप यहाँ पर एक क्लास लगाते हैं तो वो उसके हिसाब से इसको प्रॉपर्टी देता है, जिस भी बटन में आप ये लगा रहे हैं उसको ये हाइट और विड्थ उसका दे देता है, और ये उसको कलर दे देता है। इस तरीके से ये हो गया। और ये मैंने क्लिक वाला जो फंक्शनलिटी वो बता दिया। अब ये आईडी मैंने किस लिए बनाया हुआ है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जैसे मैं एडिट करता हूँ, जैसे अभी ऐड प्रोडक्ट लिखा है और मैं यहाँ पर एडिट करता हूँ तो ये अपडेट प्रोडक्ट करके लिखा गया, तो उसको चेंज करना है तो इस बटन की आईडी पता रहेगी, तभी तो हम इस पर निशाना लगा पाएंगे कि इस बटन पे ही हमको टेक्स्ट चेंज करना है। इसलिए मैंने इस बटन को एक आईडी दे दी है BTN टेक्स्ट करके। ठीक है, अब इस फंक्शन पे चलते हैं। तो इसको मैंने कॉपी किया और कंट्रोल F करके, कंट्रोल F किया तो यहाँ पर ये यहाँ पर जो सबलाइम है तो नीचे में यहाँ पर आ गया। यहाँ पर मैंने फाइंड किया तो यहाँ पर ये दिखा रहा है। अब यहाँ पर आने से पहले मैं आपको ऊपर में इससे पहले जो चीज़ें हैं वो भी एक बार बता दूँ। तो सबसे पहले मैंने jQuery की CDN फाइल लगाई हुई है, तो उसके लिए भी वैसे ही करना है जैसे कि मैंने बूट स्टेप के लिए किया था और फॉन्ट टाइप्स के लिए किया था। तो यहाँ पर jQuery CDN ऐसे करके लिखेंगे। तो यहाँ पर एक पहला जो मेनू आया है, यहाँ से आप अनकम्प्रेस या मिनीफाइड जो भी है इसको कॉपी करके आप अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। ये डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये वाली फाइल हो गई। और इसके बाद ये जो फंक्शनलिटी है
डिज़ाइन के लिए तो मैंने CSS का जो वो फाइल था डाटा टेबल का, वो लगा दिया था। लेकिन फंक्शनलिटी यहाँ पर जो सर्चिंग जो हो रहा है, वो सारा कुछ करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट का भी फाइल लगाना होगा। मैं आपको जब वो बता रहा था तो मैंने जावास्क्रिप्ट का फाइल लगाने के लिए नहीं बताया था, तो मैं एक बार फिर से डाटा टेबल वाले जो लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का वो भी आपको बता दूं। तो मैंने अभी आपको ये वाला बताया था कुछ देर पहले, सेम टू सेम नहीं था, इसका जो लिंक था वो कुछ और ही था। तो यहाँ पर मैं एक बार CDN करके लिख लेता हूँ तो ठीक से आएगा शायद। और डाटा टेबल है, डाटा टेबल CDN, तो ये हमको ये CDN दे देगा। यहाँ से लिया था हमने, तो ये वाला फाइल बस हमने लिया था। अब हमको ये वाला फाइल लेना है, तो इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करके कहाँ पे लगाया, ये जो jQuery लगाई है उसके नीचे में लगाना है। ये मैंने लास्ट में लगा दिया। अब जहाँ पर भी लगाए, लेकिन सबसे ऊपर में jQuery की फाइल रहनी चाहिए। और इसके बाद ये पॉपर जो बूटस्ट्रैप का जो मैंने लाइब्रेरी लगाया था, तो उसके साथ में ये पॉपर करके भी था। तो ये आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको हम यहाँ पर मॉडल भी यूज़ करने वाले हैं। जो पॉपअप की तरह आपने देखा था जब मैंने अपडेट किया था, डिलीट किया था, तो एक मैसेज आ रहा था पॉपअप में, तो उसके लिए मॉडल यूज़ कर रहे हैं हम बूटस्ट्रैप का। तो बूटस्ट्रैप का मॉडल तभी काम करेगा जब आपके पेज में बूटस्ट्रैप का जो जावास्क्रिप्ट फाइल हो वो रहेगा तब। और पॉपर का तो यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं, तो ये मैं यहाँ पर से हटा देता हूँ ताकि आपको बेवजह का यहाँ पर कोड ना दिखे। तो ये jQuery की फाइल सबसे पहले रहेगी, उसके बाद मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ किया है इसलिए बूटस्ट्रैप का लगाया है। और यहाँ पर डेटा टेबल है। आप ये डेटा टेबल और बूटस्ट्रैप को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये आपको सबसे पहले लगाना कंपलसरी है, नहीं तो फिर आपका जो कोड है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। ये सब होने के बाद मैंने एक स्क्रिप्ट टैग लगाया, और स्क्रिप्ट जो टैग है वो मैंने लास्ट में बंद की हुई है। यहाँ पर मैंने रेडी फंक्शन यूज़ किया हुआ है। रेडी फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं कि जैसे हमको पेज लोड कर रहे हैं और कुछ ज़रूरत है यहाँ पर, जैसे कि जैसे पेज मैंने लोड किया तो मेरे को यहाँ पर लिस्ट पहले से दिखनी चाहिए। तो मैंने क्या किया है, जो फंक्शन जिस भी फंक्शन से पूरा का पूरा प्रोडक्ट लिस्ट मिलता है उसको मैंने यहाँ पर कॉल किया हुआ है। फंक्शन नीचे में बना हुआ है लेकिन पहले ही मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, तो यहाँ पर वो लिस्ट लाने का काम कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं। ये है इंसर्ट अपडेट करके फंक्शन बनाया मैंने, और उसको बटन में कॉल भी किया हुआ है ऊपर में। यहाँ पर ये कहाँ पर कॉल किया है, ये इंसर्ट अपडेट करके यहाँ पर कॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर जो कैटेगरी वाला जो ड्रॉप डाउन है उसका जो आईडी है उसको मैंने यहाँ पर लिया, और शुरू में डॉलर लगाना है। यहाँ पर हम प्योर जो jQuery है वो यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। प्योर जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो कोड लंबा लिखना होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ऐसे करके। लेकिन jQuery यूज़ करते हैं तो कोड कम हो जाता है और डॉलर बस लिखने से सारा कुछ हो जाता है। यहाँ पर हमको हैश लगा के आईडी देनी है, अगर क्लास है तो डॉट लगाना है, ऐसा। जैसे ये वैल्यू को लाई है वैसे ही बाकी जो एलिमेंट्स हैं फॉर्म के उनकी आईडी को लेकर उनकी वैल्यू निकाली है, और यहाँ पर एक एक वेरिएबल बना के सभी के लिए उसका वैल्यू को स्टोर किया है वेरिएबल्स में। तो कैटेगरी का जो वैल्यू है उसको कैटेगरी वाला जो वेरिएबल बना के मैंने स्टोर किया है। नेम के लिए नेम बनाया है, कोड के लिए कोड, प्राइस के लिए प्राइस, जैसा भी अपनी सहूलियत के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। अब आगे क्या किया है कि जो प्राइस वाला बॉक्स है उसमें केवल हमको नंबर लेना है, कैरेक्टर नहीं लेना है। तो उसके लिए क्या किया है मैंने, यहाँ पर एक पैटर्न नाम का वेरिएबल लिया और उसमें ये पैटर्न बता रहे हैं हम कि हमको किस पैटर्न में वैल्यू वहाँ पर लेनी है। तो आप यहाँ पर 0 से 9 तक वैल्यू ले सकते हैं, मतलब 0 से लेकर 9 तक ही जो भी डाला जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने तक ही आप यहाँ पर ले सकते हैं, मतलब गिनती कुछ भी ले सकते हैं और कैरेक्टर नहीं लेगा। तो ये नंबर से अलाउ कराने के लिए हमने ये पैटर्न दिया हुआ है कि इस पैटर्न को फॉलो करना है। अब इस पैटर्न को भी फॉलो कर रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया नंबर पैटर्न करके,
और ये जो पैटर्न नाम का जो वेरिएबल है इसको यहाँ पर लिखा। और ये जो टेस्ट देख रहे हैं ये जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट फंक्शन है, इसको मैंने नहीं बनाया है। और इसके अंदर में यहाँ पर आपको जो जिसको भी चेक कराना है कि ये पैटर्न मैच खा रहा है क्या, तो यहाँ पर आपको ये डालना है। यहाँ पर ये पैटर्न डालना है कि किस पैटर्न में अलाउ करेगा और किसको अलाउ करेगा, ये यहाँ पर रखना है। ये एक पैरामीटर की तरह है ये। तो यहाँ पर आपको चेक कराने के लिए जो चीज़ देना है वो यहाँ पर आप पास करेंगे, और किसके साथ मैच करेगा वो इस यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर हम पैटर्न से मैच करा रहे हैं कि ये जो प्राइस है ये पैटर्न से मैच खा रहा है क्या, मतलब नंबर्स हैं कि नहीं इस पी प्राइस में। तो इस तरीके से ये चेक करेगा। और ये इसमें क्या चीज़ मिलेगा, ट्रू या फॉल्स मिलेगा। अगर ये रॉन्ग है, कैरेक्टर वगैरह यहाँ पर पास आ रहा है, पी प्राइस में कैरेक्टर इनपुट किया गया है, तो ये फॉल्स मिलेगा इसको, इतना जो है फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर यहाँ पे नंबर्स ही डाले गए हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इस तरीके से इसमें ट्रू या फॉल्स आ रहा है। अब आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर इफ एल्स जो लेडर है, लेडर मतलब सीढ़ी जो होती है, सीढ़ी की तरीके से हमने यहाँ पर इफ एल्स लगाया हुआ है कि सबसे पहला जो है कंडीशन उसको पहले फॉलो करे, उसके बाद ही नीचे का चेक होगा, नहीं तो फिर वहीं पर रुक जाएगा। इससे ये होता है कि आपका बेवजह का यहाँ पर लोड जो है वो कम हो जाता है। बेवजह मतलब सारे के सारे एक साथ चेक होते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लाइन बाय लाइन चेक करता है कि हाँ भाई प्रॉपर हो रहा है। तो ऊपर से ही आए, क्या है ऊपर बीच में कोई चीज़ छूटा हुआ है तो फिर वो यूज़र को बीच बीच से उसको वैलिडेशन के साथ करने में कुछ कठिन सा लगता है। इसलिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर ऊपर से ही वैलिडेशन लगा हुआ है कि पहला आप पहला जो ऊपर में दिया है उसको करें, और उसके बाद ही वो नीचे में दिखाएगा आपको मैसेज। जैसे कि मैंने यहाँ पर कैटेगरी को वैलिडेट किया है कि पी की जो कैटेगरी है वो यहाँ पर ब्लैंक तो नहीं है, उसको चेक कराने के लिए मैंने लिखा है पी अंडरस्कोर कैटेगरी बराबर बराबर ब्लैंक। तो इससे चेक होता है कि ये खाली है क्या। अगर खाली है तो क्या करेंगे, फोकस करेंगे उस टेक्स्ट बॉक्स में, जिसकी भी आईडी ये पी अंडरस्कोर कैटेगरी है वहां पर ये फोकस हो जाएगा। और दूसरा काम क्या होगा कि ये जो एरर है जिसकी भी आईडी ये है वो शो हो जाएगी। अब इसका मतलब आपको बताता हूँ। ऊपर में मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको मैंने ये जो दिखाया था, ये जो टेक्स्ट डेंजर करके है एक क्लास है, और ये क्लास पहले से बूटस्ट्रैप में बनी हुई होती है। और यहाँ पर मेरा लिखने का कारण ये है कि जो प्रॉपर्टी बूटस्ट्रैप ने बनाई हुई है उस पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी उसके साथ में यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो ये मैंने क्यों किया हुआ है कि आपको मैंने यहाँ पर बताया कि स्पैन मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है एरर दिखाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट डेंजर करके दिया हुआ है। तो टेक्स्ट डेंजर देने का कारण ये है कि जो भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखा है उसका कलर इस डेंजर लिखने से बदल जाएगा। मतलब ये नॉर्मल जो ब्लैक रहता है वो कुछ और कलर हो जाएगा। ऐसे तो डिफ़ॉल्ट जो डेंजर होता है वो यहाँ पर लाल रंग सा होता है। तो यहाँ पर आप कलर देख सकते हैं कि ये क्या कलर आ रहा है। और अगर मैं टेक्स्ट डेंजर नहीं लिखता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लैक हो जाएगा। ये इसका कारण है। तो ये मैंने कलर के लिए लगाया हुआ है सभी में कि जो मैसेज है वो कलर सा दिखे। तो ये मेरे को एक सहूलियत हो गई कि मुझे यहाँ पर और कुछ इसको टारगेट करके चेंज करना है, हाइड करना है या शो करना है। जब जो भी वैल्यू है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो क्लास है टेक्स्ट डेंजर, उसमें हमने यहाँ पे डिस्प्ले नन कर दिया है। तो जैसे ही पेज लोड होगा तो पेज लोड होने के बाद देखेगा कि कहाँ पर ये क्लास बना हुआ है, तब कहाँ पर इसको यूज़ किया गया है टेक्स्ट डेंजर। जहाँ पर भी यूज़ किया गया है वहाँ पर वो क्या करेगा, उसको डिस्प्ले नन कर देगा, मतलब वो दिखेगा नहीं। तो दिखाने का काम हमको कब पड़ेगा, जब उसका ज़रूरत होगा। तो जब ये खाली रहेगा, पी कैटेगरी पी अंडरस्कोर कैटेगरी जो है खाली रहेगा, तो फिर हम मैसेज देंगे। अब ये वाला जो केस है वो खाली वाला केस है। तो खाली है
तो हम सबसे पहले उस बॉक्स पे जाएंगे, फोकस करेंगे हमारा जो कर्सर है उसको कि पी कैटेगरी में जाना है। पी कैटेगरी क्या है, ड्रॉप डाउन है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा कर्सर, और कर्सर आने के बाद आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। हाँ, इसको मैंने सेलेक्ट करता हूँ। हाँ, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले मैं। ये जैसे ही मैंने बटन को दबाया तो ये कर्सर जो है इसमें आ गया है, तभी ये इसमें पूरा इसका जो आउटर एरिया है उसमें ये कलर सा दिख रहा है। जैसे अभी ये कलर सा नहीं दिख रहा है, बटन दबा रहा हूँ तो इसमें कलर सा दिख रहा है। और दूसरा ये हो रहा है, कलर सा हो रहा है मतलब ये फोकस इसमें चले गया है। और दूसरा ये मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, तो वो डिस्प्ले का काम यहाँ से हो रहा है, ये इससे। तो ये जो है स्पैन की आईडी है, ये आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। कहाँ पर था, ये ऊपर है। ये स्पेक की आईडी है, पी कैटेगरी एरर, और ये है इसका क्लास टेक्स्ट डेंजर। बाय डिफॉल्ट जैसे ही पेज लोड हो रहा है तो ये इसका जो है प्रॉपर्टी डिस्प्ले नन जो है ऊपर में हमने जो है दिया है डिस्प्ले नन, तो डिस्प्ले नन हो जा रहा है, मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर उस आईडी को कॉल किया जो स्पेन की आईडी है, ये यहाँ पर हमने दिया और यहाँ पर इसको हमने कर दिया शो, तो जो डिस्प्ले नन है वो शो होने लग गया, मतलब डिस्प्ले नन हट गया, अब यहाँ पर ये शो हो रहा है। और साथ ही साथ कर्सर उसमें चले जा रहा है, किस में चले जा रहा है, ये स्पेन का है और ये वाला जो ड्रॉप डाउन है उसका है। ये ड्रॉप डाउन की आईडी है और ये वाला स्पेन की आईडी है। तो ड्रॉप डाउन में ये फोकस हो जा रहा है और स्पेन जो है शो हो जा रहा है। अब अगर हमने सेलेक्ट कर लिया, तो सेलेक्ट कर लिया तो वो एरर को छिपाना है ना, ये जो शो किया है हमने इसको हाइड करना है। जब ड्रॉप डाउन में कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट किया गया है तब क्या होगा, एल्स में जाएगा और एल्स करके फिर से एक कंडीशन हमने लगाया। सबसे पहला कंडीशन है कि ये चेक होना चाहिए, ये अगर सही है तब ये आगे बढ़ेगा, और तब आगे बढ़ेगा मतलब ये एरर तो रहेगा नहीं। तो इसको सबसे पहले दूसरा कंडीशन लगा रहे हैं, तो दूसरा कंडीशन में जाने के बाद इसको जो हम जिसको हमने शो किया है एरर को उसको हम हाइड करेंगे, उसके बाद इस कंडीशन के हिसाब से इधर आगे का काम करेंगे। तो हमारा कैटेगरी सेलेक्ट हो चुका है, तो ये एरर को हमने हाइड कर दिया। अब दूसरा कंडीशन है, ये जो पी नेम है ये खाली है क्या, अगर ये भी खाली हुआ तो फिर जैसा हमने ऊपर किया था फोकस करने का वैसे ही हम नेम का जो बॉक्स है उसमें फोकस करेंगे और जो स्पेन में लिखा हुआ एरर मैसेज है उसको शो करेंगे। फिर नेम भी अगर लिखा जाता है, कैटेगरी भी सेलेक्ट किया गया है, नेम भी लिखा गया है, नेम का बॉक्स भी खाली नहीं है, तो फिर वो एल्स में आके फिर से ये जो हमने इफ लगाया है उसमें जाएगा। और यहाँ पर जो मैसेज शो किया गया था उसको सबसे पहले यहाँ पे हाइड करेंगे, फिर ये जो पी कोड खाली है उसके हिसाब से आगे का करेंगे कोड। तो यहाँ पर हमने जैसा ऊपर में किया था वैसे ही फोकस किया और टेक्स्ट बॉक्स में फोकस किया, और यहाँ पर एरर जो मैसेज है स्पैम में उसको हमने शो किया। सबका तो ठीक था एक जैसा, लेकिन प्राइस में कुछ चेंजेस है। प्राइस में कैसे चेंजेस है कि यहाँ पर कोड को भी फिलअप किया गया है, कोड वाला बॉक्स में भी कुछ ना कुछ वैल्यू इनपुट की गई है। तो फिर एल्स में आएगा और एल्स में फिर से एक कंडीशन जो दिया गया है वो चेक होगा। तो कोड वाला जो एरर यहाँ पर शो किया गया था स्पैम, उसको हम लोग यहाँ पर हाइड करेंगे। अब प्राइस की बात करते हैं। प्राइस अगर खाली है तो सबसे पहले फोकस करेंगे, एरर मैसेज शो करेंगे, और एरर मैसेज शो करने के बाद वहाँ पर मैसेज देंगे। अब यहाँ पर आप कुछ नया देख पाएंगे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमको ये जो जो एरर दिखाना है मैसेज प्राइस के लिए, एरर मैसेज जो प्राइस के लिए होगा उसको बदलते रहना है। जब अगर वो खाली रहेगा तो ये मैसेज देना है, और वहाँ पर अगर टेक्स्ट डाला जाता है तो ये वाला मैसेज देना है, ठीक है। और एक मैसेज है कि वो जीरो ना डाले,
जीरो पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ वैल्यू ना डालें। तो 3 तरीके की कंडीशन हमने या इसके लिए प्राइस के लिए बनाई हुई है। तो यहाँ तक तो ये आपने ऊपर के जो वैलिडेशन है उसमें आपने देखा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये स्पैन की आईडी है, स्पैन में हम टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं। जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमने मैसेज लिख के रखा है, ये जो लिख के रखा है तो ये चेंज होते रहेगा। इसको चेंज करने के लिए क्या किया है हमने, यहाँ पर ये जो आईडी दिया है उसके हिसाब से हम चेंज कर रहे हैं। इस आईडी पे हम टेक्स्ट को चेंज कर रहे हैं। तो कैसे चेंज कर रहे हैं, आईडी रखें और यहाँ पर डॉट टी एक्स टेक्स्ट, और यहाँ पर जो भी मैसेज देना है वो डाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कर रहे थे हम, ये टेक्स्ट डालें और जो भी मैसेज देना है वो यहाँ पे डाल दिया। तो जैसे ही वो जो स्पैन का स्पैन की जो आईडी है उसके हिसाब से शो हो जाएगी एरर मैसेज। और एरर मैसेज में दिखाना क्या है, जो भी अगर चेंज हो गया है, अगर ये मैसेज था तो उसकी जगह पे ये मैसेज हो जाएगा। लेकिन उसमें पहले से ये तो है ही, लेकिन किसी कारण से चेंज हो जाता है ऊपर नीचे करते समय, तो फिर वो ये मैसेज सेट ही कर देगा। वहां पर खाली है एरर का बॉक्स, प्राइस का बॉक्स, तो ये मैसेज शो करेगा। अब उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू डाली गई है, तब चेक करेंगे आगे फिर से एल्स में आके। ये तो इफ का हो गया, यहाँ पे एल्स में आके फिर से एक बार इफ लगाएंगे। और यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो नंबर पैटर्न हमने लिया हुआ है, ये तो हमने पैटर्न में डाल दिया कि भाई 0 से लेकर 9 तक लेगा। अब इसको चेक कर रहे हैं। चेक करने के लिए जो डिफॉल्ट फंक्शन होता है PHP का, उसमें ये जो आया हुआ है वैल्यू प्राइस का, उसको हमने यहाँ पर रखा। और ये जो पैटर्न हमने लिया हुआ है इस वेरिएबल में, इस पैटर्न को यहाँ पर रखें और डॉट लगा के डॉट टेस्ट, और यहाँ पर पैरामीटर के रूप में हमने ये प्राइस को डाला। अब यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि ये जो प्राइस है, इस प्राइस में 0 से लेकर 9 तक के बीच की जो भी संख्या होती है, 0 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक डाला गया है क्या। और उसके अलावा 0 से लेकर 9 तक, मतलब अंकों के अलावा कोई भी चीज डाला जाता है, कैरेक्टर वगैरह, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर ये नंबर ही डाला गया है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये नंबर पैटर्न में ट्रू या फॉल्स दोनों में से एक चीज आएगी। ठीक है, सही नंबर ही बस डाले गए हैं तो ट्रू आएगा। और अगर नंबर के साथ में कुछ कैरेक्टर डाल दिया या कैरेक्टर ही डाल दिया गया है तो ये आपको फॉल्स देगा। या आपने स्पेस डाल दिया है या कोई भी सिंबल डाल दिया है तो भी ये फॉल्स देगा। नंबर बस डालेंगे तो ही ये ट्रू देगा। तो इसको हम यहाँ पर चेक करा रहे हैं। नंबर पैटर्न यहाँ पर है। नंबर पैटर्न अगर फॉल्स आता है, नंबर पैटर्न में फॉल्स वैल्यू आ रही है, तो क्या होगा, यहाँ पर हम मैसेज देंगे जैसे इधर हम दे रहे थे कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो अब उसने कुछ भी कैरेक्टर वगैरह डाल दिया है, कैरेक्टर डाल दिया है या सिंबल डाल दिया है, तो उसको हम सबसे पहले खाली करेंगे। खाली का करने का काम इससे हो रहा है। इतने से हम वैल्यू लाते हैं और वैल्यू की जगह पे अभी हम वैल्यू नहीं ला रहे, हम कुछ सेट करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से खाली वैल्यू उसमें सेट करेंगे। और साथ ही साथ क्या करेंगे, लास्ट में हमने डॉट लगा के फोकस किया है, तो इसका मतलब है कि वो खाली भी हो जाएगा प्राइस वाला बॉक्स और उसमें फोकस भी हो जाएगा कर्सर। ये 2 लाइनों में करना था, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है। इसको हम लोग 2 तरीके से और एक तरीका और है इसको करने का कि 2 लाइन में लिखना पड़ेगा ये, लेकिन इसके लिए एक बार खाली करेंगे ऐसा करके और दूसरे लाइन में ऐसा, ये तो ये शॉर्टकट हो जाता है एक ही लाइन में लिखने से। ये है, ये आप 2 लाइन में करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं और एक लाइन में करना चाहे तो जैसा कि हमने अभी किया था। ये हो नहीं रहा है वापस, तो यहाँ पर वेल करके लिखना है और इसकी वैल्यू को मैंने ब्लैक सेट कर दी और लास्ट में मैंने फोकस लगा दिया। इस तरीके से शॉर्टकट मेथड है इसको करने का। अब ये तो फोकस हो गया उस बॉक्स को खाली करके, और एरर को भी तो शो कराना है ना। एरर को मैंने शो कराया, प्राइस वाला जो एरर है, पी प्राइस डस्कोर एरर वाला,
और यहाँ पर फिर से मैंने मैसेज को यहाँ पर चेंज किया है कि अगर उसने कैरेक्टर वगैरह डाल दिया है प्राइस वाले बॉक्स में तो प्राइस मस्ट बी नंबर ओनली, ऐसा मैसेज आएगा। अब उसने नंबर भी डाल दिया है तो पॉइंट में ना डाले, पॉइंट मतलब एक से कम नहीं रहना चाहिए। एक से कम नहीं रहना चाहिए का मतलब है कि ये जो प्राइस है ये यहाँ पर हम चेक करा रहे हैं कि ये जो नंबर है जो भी हमने प्राइस में डाला है वो एक से कम नहीं होना चाहिए। एक से कम हुआ तो फिर ये हम यहाँ पर जैसा हमने यहाँ पर किया था वैल्यू को सेट ब्लैंक करेंगे और फोकस करेंगे, प्राइस का जो एरर है उसको शो करेंगे और यहाँ पर एक मैसेज यहाँ पर फिर से सेट करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था कि प्राइस मस्ट बी ग्रेटर ग्रेटर देन 1 ऐसे करके ये हो गया। अब इसके अलावा सब सही है तो फिर लास्ट में एल्स लगाएंगे और जो हमको आगे का काम करना है वो करेंगे। तो प्राइस यहाँ पर सब चीज़ सही है तो फिर प्राइस का भी जो एरर है वो हाइड हो जाएगा और ये सारा कुछ एक एक बार होगा। एक एक बार होगा मतलब पहला कंडीशन सही हुआ तभी दूसरे में जाएगा, दूसरा कंडीशन सही हुआ तभी तीसरे में जाएगा। इस तरीके से सारे कंडीशन सही होने पर लास्ट में एल्स लगाएंगे और ये पूरा जो पूरा डाटा है उसको हम लोग डाटाबेस में इंसर्ट कराएंगे। तो ये मैंने हाइड करा दिया जो लास्ट में हम लोग ये प्राइस वाला एरर हमने शो किया था। अब लास्ट में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि डाटा कैसे हम लोग पूरा फॉर्म एलिमेंट का लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म की आईडी को यूज़ किया हुआ है डॉलर लगा के, डॉलर और ब्रैकेट में ये हैश करके दिया हुआ है और यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट अंडरस्कोर फॉर्म करके जो फॉर्म की आईडी है ये है प्रोडक्ट अंडरस्कोर फॉर्म, इसकी आईडी को यूज़ किया है और यहाँ पर डॉट सीरियलाइज किया तो पूरा का पूरा जो फॉर्म के एलिमेंट है उसके वैल्यू आ जाएंगे। तो ये किस बेस पे आएंगे, फॉर्म के एलिमेंट में जो नाम है उसके हिसाब से आएगा। मतलब आपको मैं अभी एग्जाम यहाँ पे डेमो करके भी दिखाऊंगा कि इस तरीके से आएगा। यहाँ पर जैसे ये नेम है, ये नेम है तो इस नेम की वैल्यू जो भी सेलेक्ट किया जाएगा वो जाएगा, इस नेम की वैल्यू जो भी यहाँ पर लिखा जाएगा वो जाएगा, इस कोड की वैल्यू जो भी लिखा जाएगा वो जाएगा और प्राइस के बॉक्स में जो भी लिखा जाएगा वो इस पी प्राइस नेम के बराबर में आके जाएगा। तो आपको यहाँ पे करके दिखाऊं डेमो तो समझ आएगा। ये लाइन तो आपको समझ आ गया कि पूरा का पूरा फॉर्म का डाटा हमको मिल गया इसमें से। अब हम लोग आते हैं अजेक्स में, जो हमने हेडिंग में भी दिया हुआ है कि अजेक्स से हम यहाँ पर क्रूड ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अजेक्स फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया हुआ है और अजेक्स फंक्शन के अंदर में हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, ये अपना यूआरएल है, यूआरएल में हमको जहाँ पर भेजना है ये पूरा डाटा वहाँ का ये हमको पाथ या लोकेशन जो भी देना है वो देंगे। लास्ट में कॉलन लगा के दूसरा जो ऑब्जेक्ट है दूसरा की देंगे यहाँ पर डेटा। तो डेटा में क्या जाएगा, जो भी डेटा हम यहाँ पर से भेज रहे हैं इस यूआरएल में जो भी डेटा हम भेज रहे हैं वो यहाँ पर हम डेटा के साथ भेजेंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर पूरा फॉर्म का जो डाटा है वो आ रहा है प्रोडक्ट डाटा में, इसी को हम यहाँ पर रख दिए। फिर तीसरा है मेथड, किस मेथड से जाएगा पूरा का डेटा, पूरा का पूरा डेटा जब हम लोग फॉर्म सबमिट करते हैं तो गेट से जाता है और पोस्ट से जाता है। तो यहाँ पर हम लोग वही यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं पोस्ट करके। और ये कैश है, कैश में क्या होता है कि कैश जब हम लोग फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो कैश जमा ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर इसको फॉल्स किया हुआ है। फिर लास्ट में है सक्सेस, उधर से जो भी रिटर्न मिलेगा सक्सेस आता है तो फिर सक्सेस मतलब सब चीज़ सही से जा रहा है और उधर से रिटर्न में भी कुछ नहीं आ रहा है तो भी चलेगा लेकिन सक्सेसफुली इधर से डाटा चले गया है। तो यहाँ पर ये सक्सेस जो की है इसमें हम लोग यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पर जो भी रिटर्न मिल रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस यूआरएल में जाने के बाद उधर से अगर कोई रिस्पांस दिया जा रहा है वो इसमें आके समा जाएगा। अब यहाँ पर समा जाएगा तो ये हमने क्या किया हुआ है,
तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने प्योर जावा मतलब एडवांस किया हुआ है कि एडवांस मतलब नॉर्मल उधर से टेक्स्ट नहीं आएगा, वहां पर से हमको जेसन में डाटा मिलेगा और जेसन को हमको यहाँ पर पार्स करना है। पार्स मतलब उसका जो फॉर्मेट है उसको चेंज करना है। उधर से जेसन फॉर्मेट में आएगा तो हम यहाँ पर जेसन फॉर्मेट में डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म में उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर पार्स किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स में आ रहा है जेसन, उसको हमने यहाँ पर एक पैरामीटर के रूप में डाला और ये जेसन डॉट पार्स लिखने से ये अपना जो रिस्पॉन्स में आ रहा है वो उसका ये पार्सिंग हो जाएगा और एक ओबीजे नाम का वेरिएबल बना के उसमें हम रख दिए। अब आगे क्या कर रहे हैं कि इस जो ओबीजे है इसमें डॉट लगा के रिजल्ट लिख रहा हूँ। रिजल्ट लिखने का कारण ये है, आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा, पहले हाँ यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट एलिमेंट किया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ उधर से रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है और इधर से रिक्वेस्ट में क्या जा रहा है। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पे कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट किया और प्रोडक्ट नाम 01 ऐसे करके डाल दिया, या यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेन ड्राइव किया और यहाँ पे लिख दिया PD। यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो नेटवर्क वाला जो ऑप्शन है इस पे हमको क्लिक करना है। अब मैं इस बटन को दबाता हूँ, ऐड बटन को। तो जैसे मैंने ऐड बटन को दबाया वो अपना मैसेज आने का काम तो ऊपर होके चले भी गए। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने इंसर्ट अपडेट ऐसा करके यहाँ पर दिया हुआ है। ये बेस यूआरएल है और यहाँ पर लास्ट में इंसर्ट अपडेट करके दिया हुआ है। ये पीएचपी का कोड लगाया हुआ है हमने यहाँ पर, क्योंकि बेस यूआरएल हमको, बेस यूआरएल मतलब जो हमारी वेबसाइट या हमारा जो प्रोजेक्ट का यूआरएल है वो यहाँ पे आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पीएचपी का डबल कोट के अंदर में लगाया है। देखिए डबल कोट के अंदर में यहाँ पे पीएचपी का जो स्टार्टिंग कोड होता है वो लगाया है 10, और यहाँ पर पीएचपी का जो कोड है इको करके बेस यूआरएल और ये फंक्शन की तरह मैंने इसको कॉल किया हुआ है। तो यहाँ से आपको अपना यूआरएल मिल जाएगा और लास्ट में इंसर्ट अपडेट ऐसा करके मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसका भी मतलब आपको अभी मैं बताऊंगा कि ये यहाँ पर हमने ऐसा क्यों लिखा है। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, तो वो जो इंसर्ट अपडेट है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है और ये पोस्ट मेथड से हम लोग भेज रहे हैं इसलिए ये पोस्ट मेथड यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस पोस्ट मेथड को यहाँ पर क्लिक किया मैंने, तो इधर से हमको अब ये इधर आना है सीधे हाथ में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये रिक्वेस्ट करके है। रिक्वेस्ट को मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि फॉर्म स्टेटस में ऐड जा रहा है, पी आई डी कुछ नहीं जा रहा है, खाली जा रहा है। पी कैटेगरी में कैटेगरी 2 जा रहा है, पी नेम में पेन ड्राइव जा रहा है और पी कोड में PD101, पी प्राइस में 1111 ऐसे करके जा रहा है। तो ये सब ये रिक्वेस्ट में जा रहा है। अब उधर से रिस्पांस में क्या आ रहा है वो देखिएगा। रिस्पांस में उधर से आ रहा है, आपको जेसन फॉर्मेट में दिखाता हूँ, ऐसे आ रहा है, ये जेसन फॉर्मेट है। तो ये ऐसा ब्रैकेट बना हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है। ये जेसन फॉर्मेट जो है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर में ये ऑब्जेक्ट है, ये जो सिंबल दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट के लिए है, और इसके अंदर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर में की वैल्यू का पेयर होता है। ये आपका की है और ये आपका वैल्यू है। इस तरीके से की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर मैंने ये जो सक्सेस लिखा है वो मुझे पता है कि इधर से मेरे को रिजल्ट में कुछ मिलने वाला है। तो ये हमारा की है, ये जो सक्सेस मैंने लिखा है वो की है। तो इसमें जो भी वैल्यू आ रही है तो उसके साथ में डॉट, इसमें हमने स्टोर किया हुआ है जो भी वैल्यू आ रही है उसको, और यहाँ पर लिख के डॉट लगाऊंगा तो उसके अंदर में बहुत सारी चीजें रहेगी। तो जो भी मैंने डॉट के बाद लगाया है वो यहाँ पर मुझे मिलेगा। जैसे कि अगर वहां पर ये इसके सक्सेस के बाद जो डबल कोट है उसके बाद कॉमा लगा के कुछ और रहता, तो वो जो कुछ और रहता की में उसको मैं यहाँ पर लिखता
रिजल्ट की जगह, तो फिर वो मुझे उसमें जो भी उसकी वैल्यू रहती है वो दिखती। जैसे कि अभी रिजल्ट में हमको सक्सेस मिल रहा है, तो वही मैं यहाँ पे चेक करा रहा हूँ कि obj डॉट रिजल्ट करने पे बराबर बराबर सक्सेस उधर से मिल रहा है क्या, इसका मतलब सक्सेस ही है, उधर से सक्सेस आ रहा होगा ना। इसलिए मैं यहाँ पर चेक करा रहा हूँ कि ये दोनों सक्सेस ही लिखे हैं क्या, ये इसमें भी सक्सेस ही आ रहा है क्या उधर से। मैं यहाँ पर अपने कस्टम यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने सक्सेस, और इसमें भी सक्सेस आ रहा है क्या। अगर ये दोनों ही सही हो जाते हैं कि यहाँ पर भी सक्सेस है यहाँ पर भी सक्सेस है, तो फिर आगे जाना है। आगे जाके क्या करना है, ये फॉर्म का टैग है, यहाँ पे ना कोई आईडी यूज किया है हमने, ना ही कोई क्लास यूज किया है। ये नॉर्मल मैंने फॉर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि फॉर्म टैग की बात चल रही है। और यहाँ पर जीरो इंडेक्स दे के डॉट रिसेट करने से पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो खाली हो जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर जो भी मैंने लिखा था, जो भी वैल्यू डाली हुई थी वो सारी की सारी खाली हो गई है। तो इसका काम खत्म है, वो मेरे को आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाना था, तो मैंने ये दिखा दिया, ये सारा कुछ वैल्यू खाली हो गया है। ठीक है, और फॉर्म पूरा खाली हो गया, लेकिन एक चीज तो हमको वहाँ पर डिफॉल्ट रखनी ही है ना, फॉर्म का स्टेटस हमेशा ऐड रखना है। जब उसको एडिट किया जाएगा तभी हम उसको चेंज करेंगे। तो मैंने सारा चीज सारा जो फॉर्म के एलिमेंट है उसको पहले खाली कर लिया, रिसेट कर दिया। और रिसेट करेंगे तो हिडन में जो सेट है वो भी खाली हो जाते हैं, जो हमने यहाँ पे हिडन में सेट करके रखा है ना फॉर्म का, ये भी खाली हो जाएगा क्योंकि फॉर्म के अंदर में है ये। तो ये भी खाली होगा, इसलिए मुझे यहाँ पर ये वैल्यू सेट करना है। तो ये मैंने फॉर्म की ये जो हिडन में था फॉर्म स्टेटस, उसकी आईडी डाली और यहाँ पर उसमें वैल्यू सेट कर दी कि इसका वैल्यू ऐड सेट हो जाए। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, ये रिस्पॉन्स एमएसजी, क्लास ये क्लास को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और जैसा मैंने यहाँ पर किया था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये एक आईडी को यूज करके हमने टेक्स्ट डाला था। इस जिसकी भी ये आईडी है उसमें हमने ये मैसेज को सेट किया था, डॉट टेक्स्ट टी टेक्स्ट लगा के। सेम ऐसा ही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। वहां पर आईडी था, यहाँ पर कोई क्लास है, जहां पर भी ये क्लास यूज हुआ होगा रिस्पॉन्स एमएसजी, वहां पर ये मैसेज सेट कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने बूटी स्टेप का जो मॉडल होता है, तो उसके लिए आप यहाँ पर मैं बूटी स्टेप का जो वेबसाइट है वहां से आपको मॉडल लेने का तरीका दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हमको बूट स्ट्रैप मॉडल ऐसे करके लिख लेते हैं। ये हमारा बूटस्ट्रैप का जो मॉडल है उसका कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये मॉडल आएगा। तो उसके लिए आपको इसमें मॉडल की आईडी नहीं दी है, जिस मॉडल की आईडी दी है वो वाला हम कोड उठा लेते हैं। ये उठाना है, ये ऊपर की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए ये बटन, बिना बटन के हम इस मॉडल को खोलेंगे, इसलिए हम लोग ये वाला जो कोड है इसको नहीं लेंगे, हम लोग केवल इतना ही कोड लेंगे। इतना कोड आप अपने यहाँ पर अपने पेज में लगा लीजिए। और लगाना कहाँ पर है, जहाँ पे बॉडी खत्म होती है उसे ठीक पहले लगाना है। तो मैंने यहाँ पर दो मॉडल लगाए हुए हैं। ये एक अभी जो आपको बता रहा हूँ उसके लिए है, और एक जब हम लोग डिलीट करते हैं, जो भी डेटा हमारे पास है उसको डिलीट करेंगे तो भी तो एक मैसेज दिखाना है ना, कंफर्मेशन पूछने के लिए कि आर यू श्योर टू डिलीट। तो उसके लिए मैंने ये सेम मॉडल को ही कॉपी पेस्ट करके उसकी आईडी को चेंज कर दिया है। आईडी अलग अलग रहनी चाहिए क्योंकि आईडी के बेस पे ही हम इस कौन से मॉडल को शो कराना है और कौन से मॉडल को हाइड कराना है ये जान पाएंगे। इसलिए मैंने ये जो मॉडल है उसका जो आईडी है मैंने एमएसजी अलर्ट दिया हुआ है, और जो सेम मॉडल को कॉपी करके नीचे में पेस्ट किया है। और इसका जो आईडी है मैंने कंफर्म मॉडल किया है क्योंकि इसमें हमको कंफर्मेशन के लिए हमको पॉपअप खोल के रखना है। और ये वाला जो है, ये वाला मैसेज कब आएगा, जब आपको मैसेज दिखाना है और तुरंत छिपा देना है। और ये वाला तो जब तक आप उसमें कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये नहीं छुपेगा, नो करेंगे तो छुप जाएगा, और बाहर भी क्लिक करेंगे तो छिप जाता है। तो आपको
प्रैक्टिकली बताऊं तो ये ठीक से समझ आएगा। अभी तो फिलहाल हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि हमको रिस्पॉन्स एमएसजी, ये रिस्पॉन्स एमएसजी में ये जो टेक्स्ट है इसको चेंज करना है। ठीक है, कैसे चेंज करना है ये बताता हूँ मैं। ये तो ऐसे डिफॉल्ट हमने लिख के रखा है कि सक्सेसफुली सबमिटेड लिखा हुआ आएगा, लेकिन समय के हिसाब से इसको बदलना भी है। जैसे आप डिलीट कर रहे हैं तो सक्सेसफुली डिलीटेड लिखाएगा, तो वहां पर तो मैसेज चेंज करना होगा ना। और एक बार डिलीट किया जा चुका है तो वहां पर यहाँ पर मैसेज क्या बच जाया रहेगा, सक्सेसफुली डिलीटेड। इसलिए यहाँ पर यहाँ पर हमने एक क्लास, ये क्लास पहले से बनी नहीं है, ऐसा हम यहाँ पर डायरेक्ट आप कोई भी चीज लिख के, ये क्लास के अंदर में कोई भी चीज लिखेंगे तो वो क्लास ही, भले नहीं उसको डिफाइन किया गया है, लेकिन यहाँ पर आप लिखेंगे तो वो क्लास ही कहलाएगा। तो इसको मेरे को यूज करना है, इसी के द्वारा मैं ये वाले टेक्स्ट को चेंज करूंगा। तो इसको मैंने रिस्पॉन्स एमएसजी को यहाँ पे क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है, यहाँ पर था ये रिस्पॉन्स एमएसजी का जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर रहे हैं हम लोग, सब सक्सेसफुली सबमिटेड। अगर एक बार डिलीट किया गया है तो वहां पर सक्सेसफुली डिलीटेड लिखा हुआ हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हमने सक्सेसफुली सबमिटेड ऐसे करके मैसेज सेट कर दिया। अगर पहले से सक्सेसफुली सबमिटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई दूसरा है तो ये उसको ओवरराइट कर देगा। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, ये जो एमएसजी अलर्ट है, ये अभी मैंने आपको डी दिखाया था एमएसजी अलर्ट, इस मॉडल का जो आईडी है ये है एमएसजी अलर्ट। इस मॉडल को हम लोग शो करा रहे हैं बिना किसी बटन को दबाए। वो काम कहाँ से हो रहा है, ये मॉडल फंक्शन जो होता है उसको यूज करना है। तो उसके लिए ये मॉडल की आईडी है डॉट मॉडल, और ये ब्रैकेट में सिंगल कोट या डबल कोट जो आपकी मर्जी वो लगा लीजिए, और यहाँ पर आपको लिखना है शो। तो इतने से वो जो मॉडल है वो शो हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, ये हमने शो तो कर लिया, अब ये शो कितने देर तक रहेगा, मतलब वो जो मॉडल है सक्सेसफुली मैसेज जो देगा सक्सेसफुली सबमिटेड वाला, वो कितने देर तक दिखेगा। तो इसको हम लोग 2 सेकंड तक दिखा रहे हैं, इसका मतलब है 2 सेकंड। तो उसके लिए क्या किया हुआ है हमने, सेट टाइम आउट यूज किया हुआ है यहाँ पर ये। तो सेट टाइम आउट में क्या कर रहे हैं हम लोग, ये सेट टाइम आउट किया और फंक्शन ब्लैंक फंक्शन एनोनिमस फंक्शन यहाँ पर हमने यूज किया, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको एक लाइन में नहीं समझ आ रहा होगा तो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसा करके कोई दिक्कत नहीं है एक लाइन में भी। तो यहाँ पर इसका जो स्कोप है वो यहाँ से यहाँ तक है। इसमें हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पर ये शो हो रहा है, तो 2 सेकंड के बाद इसको कुछ करना है वो आप इसके अंदर डालिए। तो ये शो तो हो गया है, 2 सेकंड तक चलेगा ये शो, उसके बाद ये अंदर का काम होगा। तो अंदर में क्या कर रहे हैं, इसका उल्टा, इसको शो किया है, 2 सेकंड के बाद इसको करना है हाइड। यहाँ पर हमने शो किया था और पूरा का पूरा सेम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किए, और यहाँ पर हमने कर दिया हाइड। तो ये 2 सेकंड के बाद छिप जाएगा। तो मैं आपको एक बार करके भी दिखाता हूँ यहाँ पे। इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। अभी आपको मैंने ऐसे दिखाया था, फिर भी एडिट के लिए भी यही रहेगा, सबमिट के लिए भी यही रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। ये एक दो हुआ और ये गायब हो गया, तो वो 2 सेकंड तक दिखा और ये गायब हो गया, वो इतने से हो गया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट लिस्ट। प्रोडक्ट लिस्ट करके हमने यहाँ पर ये नीचे में आपको 209 में फंक्शन हमने बनाया हुआ है वो है, उसको हमने यहाँ पे कॉल किया है। इसका काम है कि जो भी डाटा हमने सबमिट किया हुआ है फॉर्म से, वो पूरा का पूरा डाटा डाटाबेस के टेबल में है, उसको यहाँ पर लाना है और इस फॉर्मेट में यहाँ पर दिखाना है। ये प्रोडक्ट लिस्ट का काम है। तो वो ये काम कर देगा, जैसे ही सबमिट होगी तो जो वैल्यू अभी सबमिट हुई है वो वैल्यू भी तो आएगी ना, इसलिए हमने यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट लिस्ट को कॉल किया हुआ है। तो प्रोडक्ट लिस्ट को आगे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो यहाँ पर आगे आते हैं हम लोग। इसके बाद ये जो टेक्स्ट है, अगर मैंने सबमिट किया है, जैसे कि अभी ये ऐड प्रोडक्ट दिख रहा है, अभी मैंने इसको एडिट किया तो ये अपडेट प्रोडक्ट दिख रहा है ना,
तो इसका भी तो टेक्स्ट हमको चेंज करना है, जैसे जैसे ही सबमिट होगा तो बाय डिफॉल्ट वो ऐड प्रोडक्ट ही रहना चाहिए ना। तो जैसे ही सारा कुछ हो गया, अब ऐड हुआ है या अपडेट हुआ है जो भी रहे, लेकिन मेरे को टेक्स्ट जो है उसको हर समय वो ऐड प्रोडक्ट ही होना चाहिए। जब एडिट किया जाएगा तो वो अपडेट प्रोडक्ट रहे। तो ये जो बटन है उसका टेक्स्ट हम लोग चेंज कैसे कर रहे हैं, तो ये बटन को मैंने एक आईडी दिया हुआ है, उस बटन की आईडी है btn टेक्स्ट। आपको मैं फाइंड करके दिखा देता हूँ। ये जो btn है, कहाँ गया, फिल्टर गलत हो गया क्या, हाँ ये गलत, यही बटन को मैंने यहाँ पे लगाया था, इसलिए यहाँ से यहाँ पे गलती से आ गई है। दो दो जगह एक जैसी आईडी नहीं रहनी चाहिए। तो पहले वाले आईडी को पकड़ रहा था, ये कहाँ गया, ये वाला है। ये जो बटन है, इस बटन की आईडी के हिसाब से ये जो ऐड प्रोडक्ट लिखा है उसको हम लोग अपडेट प्रोडक्ट करते हैं, और अगर अपडेट प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो ऐड प्रोडक्ट करते हैं। तो इस आईडी के बेस पे ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक का काम हो गया। अगर ये कहाँ था, हाँ ये इफ वाला जो पार्ट है, इफ वाला जो पार्ट है कि अगर इधर से सक्सेस मिल रहा है तो ये सब काम होगा, अगर इधर से सक्सेस नहीं मिल रहा, सक्सेस के अलावा कुछ और मिल रहा है तो क्या होगा। तो उसका भी कंडीशन है कि अगर सक्सेस नहीं आ रहा है, अभी आपको मैंने दिखाया सक्सेस, रिजल्ट में सक्सेस आ रहा था, तो अगर रिजल्ट में सक्सेस नहीं आ रहा है तो ये एल्स में जाएगा। एल्स में जाएगा तो क्या मैसेज दे रहे हैं, यहाँ पर जो मैसेज दिए थे उसका उसी में ही कुछ दूसरा मैसेज सेट कर रहे हैं, सेम टू सेम यहाँ पर लिया हुआ है, और यहाँ पर अब मैसेज सेट कर रहे हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसा करके मैसेज दे रहे हैं। और वही वाला जो मॉडल है, ये नीचे में जो हमने ये ऊपर में जो किया था वही काम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पर भी शो कर रहे थे, यहाँ पर भी शो कर रहे हैं। मैसेज दिखाना है तो उसके लिए तो हम मॉडल को खोलेंगे ना। तो ये मॉडल जो है शो हो रहा है और 2 सेकंड तक चलेगा, और 2 सेकंड के बाद ये बंद हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये इंसर्ट और अपडेट दोनों के लिए था। लेकिन हमने अभी अपडेट के लिए आपको जो बताया नहीं हूँ मैं, तो नीचे हम लोग पहले सीक्वेंस में चलते हैं। मैंने ये जो किया ये पूरा इंसर्ट में भी काम करेगा और अपडेट में भी काम करेगा। ये तो फॉर्म का जो स्टेटस रहेगा उसके हिसाब से होगा। तो ये इंसर्ट अपडेट पे अब आपको एक बार बता दूं कि ये कैसे हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको राउट वाला जो हमारा फाइल है उस पे लेके चलते हैं। तो उसके लिए हमको कहाँ जाना है, ये कॉन्फ़िग में जाना है, और ये कॉन्फ़िग के अंदर राउट नाम का जो है फाइल उसमें। तो ये मैंने ये आप देख पा रहे हैं 12 नंबर में ये इंसर्ट अपडेट जो लिखा हूँ, यही चीज़ को मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया हुआ है। और ये क्या है फिर इतना लंबा, असल में ये है, और इसी को ही मैंने यहाँ पर एक ऐसा नाम दे दिया है कि मैं ये नहीं बताना चाहता कि मेरा जो एक्चुअल पाथ है, वास्तव में जो पाथ है वो मैं किसी को नहीं दिखाना चाहता, इसलिए मैंने उसको राउटिंग किया हुआ है कि ये इस तरीके से दिखे और असल में ये है तो ये, और बस दिखावे के लिए ये इंसर्ट अपडेट है, असल में ये है। तो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर किस तरीके से हम इंसर्ट या अपडेट कर रहे हैं वो भी दिखा दो। तो इसके लिए हमको जाना है क्रूड कंट्रोलर। तो मैंने 2 कंट्रोलर बनाया करके आपको बताया था, फ्रंट कंट्रोलर में आपको दिखा चुका हूँ, क्रूड कंट्रोलर आपको दिखाता हूँ। तो क्रूड कंट्रोलर में हमने क्या किया है, अभी आपको मैंने दिखाया था कि कहाँ है ये रूट, रूट में मैंने अभी आपको दिखाया था कि क्रूड कंट्रोलर के अंदर प्रोडक्ट इंसर्ट अपडेट ये आपको मिलेगा। तो वहाँ पर जाना है, तो क्रूड कंट्रोलर में प्रोडक्ट इंसर्ट अपडेट, ये हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक में इंसर्ट भी हो जाएगा और अपडेट भी हो जाएगा। लेकिन मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग इस जगह पे मॉडल हमने कॉल किया हुआ है। तो ऊपर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है कि ये हमने क्रूड कंट्रोलर करके, ये हमारे फाइल का जो नाम है वैसे ही मैंने यहाँ पे क्रूड कंट्रोलर दिया हुआ है। और
जैसे मैंने फ्रंट कंट्रोलर में बताया था वैसे ही यहाँ पर ये जो CI कंट्रोलर को ये एक्सटेंड कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। अब इसके अंदर में ये है इसका कंस्ट्रक्टर, जैसे कि मैं आपको फ्रंट कंट्रोलर में बता रहा था वहाँ पर नहीं था, हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था क्योंकि हमको वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि जैसे ही हमारा ये क्रूड कंट्रोलर हम यहाँ पर बनाए हैं और हमको कुछ चीज़ें पहले से चाहिए, जैसे कि मॉडल मॉडल हमको कई सारे जगह पे काम आने वाला है, तो सभी फंक्शन में आपको डालना पड़ेगा, ऐसा लोड करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि हम एक कंस्ट्रक्टर बना लें और कंस्ट्रक्टर में उस चीज़ को एक बार लोड कर दें और वो सभी जगह एक्सेस उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने मॉडल को लोड कर दिया है और जहाँ पर भी चाहे वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ये कॉमन मॉडल यहाँ पर लोड कर लिया और यहाँ पर हमने कॉमन मॉडल यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया, इस तरीके से कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है। और यहाँ पर जो हमारा पेरेंट है, ये जो पेरेंट है इसका जो भी प्रॉपर्टी है उसको उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा रहा है और उसके बाद ये खुद खुद कॉल होगा। सबसे पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, उसके बाद खुद कॉल होगा और खुद कॉल होने के बाद ये जो उसके अंदर में जो भी दिया गया है वो उस पर वर्क करेगा। तो जो भी आपको ज़रूरत ज़्यादा पड़ने वाली है बहुत सारे फंक्शन में, वो आप यहाँ पर एक बार लोड कर दीजिए, ऐसा है। और यहाँ पर आके हम क्या कर रहे हैं, कोड इग्नाइटर में इस तरीके से आप गेट या पोस्ट करके जो भी उधर भेज रहे हैं उसको यहाँ पर इस तरीके से लिया जाता है। अगर उधर से आप गेट मेथड से भेज रहे हैं तो यहाँ पर गेट लिखेंगे ऐसा करके, अगर पोस्ट से कर रहे हैं तो ये पोस्ट तो है ही। तो यहाँ पर हमको ऐसा लिखना होता है $this, वो इनपुट टाइप रहता है ना, इसलिए यहाँ पर इनपुट और यहाँ पर जिस भी मेथड से भेजा गया है वो, और जो भी वहाँ पर से आ रहा है नाम वो, ये ऐसा हो गया। और इसको हमने क्या किया, एक इसको अरे बोला जाता है, ये जो हम ले रहे हैं इसको एक ये की है और इस तरीके से हमने किया हुआ है। तो ये डाटा नाम का अरे है और उसके अंदर में ये की हम ऐसा बना रहे हैं। ऐसा हमने कहीं पर अरे डिफाइन नहीं किया, लेकिन ये भी अरे लिखने का एक तरीका है, ठीक है। तो जैसे हमने इसको किया है वैसे ही हमने बाकी के लिए भी कर लिया है, कैटेगरी के लिए, कोड के लिए और ये प्राइस के लिए। और इसके बाद क्या कर रहे हैं, फॉर्म का स्टेटस भी आपको उधर से मिल रहा है क्योंकि सीरियलाइज के अंदर में जो भी है सारा का सारा हमको मिल जा रहा है। फॉर्म स्टेटस भी मिलेगा और फॉर्म स्टेटस में क्या आएगा, ऐड आएगा या एडिट आएगा। मैंने एडिट वाला चीज़ आपको नहीं बताया है अभी, नीचे हम वहाँ पर इधर हम नीचे हम जाएंगे लिस्ट लाने, प्रोडक्ट लिस्ट लाने के बाद तब हम एडिट वाले जो फंक्शन है उस पर जाएंगे। तो वहाँ पर वही है, एडिट सेट किया गया है जब भी एडिट किया जाएगा। तो अभी हम ऐड वाला किए हुए हैं, तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एडिट वाले पे आएंगे तो आपको ये फिर से एक बार मैं बता दूंगा। यहाँ पे हमको फॉर्म का स्टेटस मिल गया, यहाँ तक हमको पूरा फॉर्म का पूरा डाटा हमको मिल गया। अब आगे चलते हैं, ये फॉर्म की स्टेटस में एडिट आई है, अगर एडिट आई है तो हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, इफ फॉर्म की स्टेटस में एडिट आ रहा है क्या। अगर एडिट आ रहा है तो फिर जब भी फॉर्म को एडिट किया जाएगा तो उसके साथ में आईडी रहेगी और उधर से आईडी रहेगी। तो हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है, आपने देखा है ऊपर में जो हमने हिडन लिया हुआ है, इसमें हमने PID बोला हुआ है। तो सीरियलाइज होके जाएगा तो इसका नेम जाएगा PID और इसमें जो भी वैल्यू सेट हुए रहेगी, डायनेमिकली हम लोग सेट करेंगे अभी, तो वो वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी, इस PID से, जैसे हमने सभी के वैल्यू लाई थी वैसी PID से भी वैल्यू मिल जाएगी और एक वेरिएबल में हम लोग डाल दिए PID करके, ठीक है। ये कंडीशन आपका समझ आ गया। अब जैसा आपको मैंने ये बताया था, ये एक अरे लिखने का तरीका है, वैसे ही मैंने एक और अरे बनाया है। यहाँ पे 2 अरे की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए ये एक अरे का है, ये पूरे एक ही अरे में जाएगा। ये की अलग अलग है, इसमें ये जो दिख रहा है ये की अलग अलग है
और यहाँ पर मैंने वही की डाले हैं जो डेटाबेस के टेबल में है, जो डेटाबेस के टेबल में लिखे हुए हैं वही की ही मैंने यहाँ पर डाले हैं। तो यहाँ पर भी ये जो दिख रहा है वेयर में, वो भी वही की है जो डेटाबेस के टेबल में ये PID करके। अब इसका अर्थ आगे आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया वेयर करके, और यहाँ पर मैंने बाहर में इसको एक अरे से इनिशियलाइज कर दिया है कि ये एक खाली अरे है। और इसके लिए तो मैंने नहीं किया डेटा के लिए, लेकिन ये वेयर के लिए कर रहा हूँ। इसका कारण ये है कि जरूरी नहीं है ये एडिट होके ही आया है, ऐड होके भी आया हो सकता है। ऐड होके आया है तो ये कोई कंडीशन नहीं बनेगी, खाली के खाली रहेगा। लेकिन अगर वो ऐड होके नहीं आया है, उसका मतलब है कि वो एडिट होके आया होगा, तो इस जो अरे है उसमें वो वैल्यू सेट हो जाएगी एक की के साथ में, ये की बन जाएगा और ये वाला उसका वैल्यू हो जाएगा ऐसे। तो इसलिए हमको यहाँ पर ये वेयर नाम का जो वेरिएबल है वो यहाँ पर इनिशियलाइज करना पड़ा है कि फॉर्म ऐड भी हो सकता है या एडिट भी हो सकता है। लेकिन ये तो हमेशा वही रहेंगे ना, ऐड रहे चाहे एडिट रहे, डाटा तो आना ही आना है इतना। लेकिन ये वाला कंडीशन केवल एडिट के लिए है, इसीलिए हमको ये हमने वेयर यही इसके अंदर ही यूज किया है ना, इसीलिए हमको यहाँ पर पहले से इनिशियलाइज करना पड़ा है कि अगर ये एडिट नहीं है तो ये खाली ही जाए, और अगर एडिट है तो इसमें ये कुछ वैल्यू सेट हो जाएगी। इसके बाद क्या किया है, एक वेरिएबल लिए डॉलर क्वेरी करके, और यहाँ पर हम जो मॉडल है उसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लोड कर लिया है और यहाँ पर हम उसको यूज कर रहे हैं। उसके अंदर में ये फंक्शन बनी हुई है, ये मैंने बनाया हुआ है $this कॉमन मॉडल, और ये उसके अंदर का फंक्शन है। जैसे ही मैं ये कर्सर को यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर ये कहाँ पर ये इंसर्ट अपडेट बना हुआ है वो बता रहा है। तो ये यहाँ पर मैंने कर्सर लाया और यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो ये उसको खोल दिया, और कर्सर भी वहाँ पर लेके चले गया कि ये यहाँ पर बना हुआ है जहाँ पर आपने अभी ये ऐसा करके रखा हुआ है, ऐसे करके ये बता दिया। तो यहाँ पर हम इंसर्ट अपडेट यहाँ पर कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, कॉमन मॉडल के अंदर जो बना हुआ है। इसमें दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, पहला पैरामीटर और ये दूसरा पैरामीटर, और ये तीसरा पैरामीटर, तीन पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो इंसर्ट अपडेट में जाके देखते हैं कॉमन मॉडल के अंदर, हाँ यहाँ पे तो तीन पैरामीटर पास हो रहा है। क्या क्या पास हो रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे पास हो रहा है, पहला टेबल है, दूसरा डाटा है, और तीसरा वेयर कंडीशन है। तो टेबल मतलब टेबल का नाम, और डेटा मतलब जो भी डेटा इंसर्ट करना है, और वेयर मतलब किस कंडीशन के बेस पे करना है वो वेयर पे आएगा। तो जब अपडेट करेंगे तब हमको वेयर वाला लगेगा, और इसमें अरे के रूप में आएगा। जैसे कि अभी मैंने बताया ना, खाली रहेगा तो खाली अरे जाएगा, और अगर उसमें कुछ वैल्यू है तो ये ऐसा जाएगा, अरे के साथ में जाएगा। अरे मतलब की वैल्यू के साथ में जाएगा। तो इसको मैं सेव करता हूँ अपने कंट्रोलर को, और यहाँ पर आते हैं लोग, यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये यहाँ पर जो तीन पैरामीटर हैं वो तीन पैरामीटर मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ये हमारा प्रोडक्ट टेबल है, और ये जो भी डेटा है ये जो आपको दिखाया था ना मैंने, तो ये अरे है, इस अरे को मैंने पास किया, इसमें पूरा का पूरा डाटा समाया हुआ है। और ये हमारा कंडीशन है जो यहाँ पर हमने ये वाला या ये वाला एडिट वाला रहेगा तो ये वाला जाएगा, और ऐड वाला रहेगा तो ये वाला जाएगा, खाली अरे जाएगा। तो यहाँ पर से हमको कुछ मिलेगा वो यहाँ पे चले जाएगा, और इसको हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। अगर ये सही से क्वेरी रन हुई है तो इफ में जाएगा, और अगर नहीं हुई है तो ये एल्स में जाएगा। इफ में जाएगा तो जेसन बनाने का ये तरीका होता है कि आप यहाँ पर इको लिखें, और इको के बाद जेसन इन कोड, और इसके अंदर में
कोई भी एरे डालेंगे तो वो उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। इसका नाम ही है जेसन इनकोड, मतलब वो जेसन फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर देगा जो भी आप इसके अंदर में बना रहे हैं। तो इसका मैंने आपको रिस्पॉन्स दिखाया था जब हमने अभी एडिट किया था, तो देखा था आपने रिजल्ट की था और उसकी वैल्यू थी सक्सेस ऐसे करके। तो यही वाला मैसेज जाता है जब हम अपडेट करते हैं या ऐड करते हैं तब। और अगर कुछ गलती हो जाती है रन होने में तो रिजल्ट में उधर फैल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग उसको हैंडल करते हैं। हम लोग अब ये इंसर्ट अपडेट वाला जो कोड है वो मॉडल का देख रहे थे। इधर आते हैं तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया इसके अंदर में फील्ड्स करके। हाँ, ऊपर का भी बता दूं एक बार, जैसा हमने कंट्रोलर में किया हुआ है वैसे ही हमने यहाँ पर मॉडल को भी किया हुआ है। यहाँ पर मैंने कॉमन मॉडल करके जो मेरा फाइल का नाम था वैसे ही मैंने क्लास बना लिया, और वो ये वाला जो है सी आई कंट्रोलर को कॉल एक्सटेंड करता था, इनहेरिट करता था इसकी प्रॉपर्टी, वैसे ये सी आई मॉडल की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है कॉमन मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे फील्ड्स करके एक वेरिएबल लिया मैंने, और डाटाबेस का जो टेबल है उसके सारे के सारे फील्ड लाना है आपको। तो कोड इग्नाइटर में इस तरीके से लिखा जाता है, फील्ड डेटा, आपको $this db फील्ड डेटा करेंगे और यहाँ पर टेबल का नाम डालेंगे। तो इस टेबल के अंदर में जो जो फील्ड है सारे के सारे फील्ड आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम टेबल का नाम ले पा रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पर से टेबल का नाम भेजा गया है ना पहले पैरामीटर में। तो यहाँ पर से हमको टेबल का नाम मिल गया और यहाँ पर हमको डेटा मिल रही है और यहाँ पर कंडीशन है। तो यहाँ पर जो टेबल है उसी को मैंने यहाँ पे पास कर दिया है, तो मेरे को टेबल पूरे फील्ड मिल जाएंगे। अब उसको मैं लूप चला रहा हूँ, फॉर ईच लूप चलाया मैंने, ये फील्ड्स एज फील्ड। अब ये जो लूप है यहाँ से 9 नंबर से लेकर 16 नंबर तक चल रहा है। अब इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि ये जो फील्ड आया है, ये जो फील्ड आया है ये प्राइमरी की है क्या। एक प्राइमरी की है तो ये कंटिन्यू होगा, मतलब प्राइमरी की है तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, मतलब प्राइमरी की है इसमें 1 आ रहा है क्या, प्राइमरी की एक ही सेट है ना इसमें, ऐसा ये चेक कर रहा है। और अगर है तो ये कंटिन्यू होगा, आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर फिर से मैंने एक वेरिएबल लिया है वैल्यू करके, इसमें क्या कर रहा हूँ एकदम डायनेमिक, बहुत शॉर्टकट तरीका है ये, आपको काफ़ी लंबा कोड नहीं लिखना पड़ेगा और इतने से ही आप हर चीज़ के लिए आप बहुत सारा आप इंसर्ट अपडेट करना चाहते हैं तो आप इतने कोड से ही आप बहुत सारी चीज़ों के लिए इंसर्ट अपडेट कर सकते हैं। तो वही मैंने शॉर्टकट तरीका यहाँ पर यूज़ किया हुआ है कि आपको मैंने अभी दिखाया यहाँ पर कि इतना सारा ये सब की वैल्यू लेने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इधर से जो भी आप लाए हैं उसको लेने का ये है तरीका। ये जो आप डेटा में आप देख पा रहे हैं उधर से अगर कोई भी वैल्यू नहीं आई है तो वो जो खाली है वो वैल्यू को नहीं लेगा, ये आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो उधर से आपने जो भी डेटा इधर से ये भेजा हुआ है ना इस डेटा में, यहाँ पर ये सारी चीज़ों को आपने इधर भेजा है तो यहाँ पर आप चेक करेगा यहाँ पर कोई खाली है क्या। कोई खाली रहेगा तो उसको वो नहीं डालेगा, लेकिन जिसमें भी वैल्यू है उसको वो टेबल में डालेगा। तो ये बहुत शॉर्टकट तरीका है, आप थोड़ा सा रिपीट करके भी देखेंगे तो एक बार में शायद समझ ना आए तो आप 2 बार भी इसको आप देख सकते हैं, ये वाला जो तरीका है कि इसमें हो क्या रहा है ऐसे करके। तो यहाँ पर वही चेक किया जा रहा है कि इसमें एक प्राइमरी की है क्या, टेबल में तो एक प्राइमरी की होना ही चाहिए। ऐसा कुछ कंडीशन होता है कि प्राइमरी की हमको ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन यहाँ एक प्राइमरी की है ऐसा करके चेक किया जा रहा है। फिर उसके बाद कंटिन्यू होगा। फिर यहाँ पर वेरिएबल लेके हम जो पोस्ट मेथड से फॉर्म को जब सबमिट किया जाता है तो उसका जो वैल्यू है उसको लेने का तरीका ये होता है, पोस्ट मेथड से या फिर गेट मेथड से आप करते हैं तो गेट लिख के यहाँ पर पोस्ट की जगह पे, और अगर पोस्ट से आ रहा है तो ये पोस्ट रहेगा। यहाँ पर क्या है फील्ड का नाम आएगा,
या इनपुट फील्ड का जो रहता है नाम इनपुट एलिमेंट का वो देते हैं, तो वो यहाँ पर डायनेमिकली आ रहा है। तो ये वाला नाम जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, डाटाबेस के टेबल से। ऐसा यहाँ पर से पहले पी आई डी आएगा, फिर पी नेम आएगा, तो वह वैसे ही चीज, वैसे ही नाम तो हमने अपने फॉर्म में भी दिया हुआ है, पी आई डी, पी कैटेगरी ऐसे करके, तो सेम सेम चीज है। तो ये जो आ रहा है आपको फील्ड नेम जो दिख रहा है, ये डाटाबेस के टेबल से आ रहा है वन बाय वन, क्योंकि यहाँ पर हमने टेबल का नाम उधर से पास होके आ रहा है वो यहाँ पे रखा हुआ है, और वन बाय वन इस टेबल में जो भी फील्ड है उसको चेक कर रहा है कि हाँ यहाँ पर ये फील्ड का नाम आएगा। अब इस फील्ड से ये वैल्यू यहाँ पर सेट हो जाएगी। अब अगर ये खाली आ रहा है तो यहाँ पर चेक कर रहे हैं खाली आ रहा है क्या। अगर ये वैल्यू खाली नहीं आ रही है, इसमें जो भी आया हुआ है वो खाली नहीं है, वो एम्प्टी नहीं है, ये देखो इसका मतलब है नॉट एम्प्टी। अगर ये खाली नहीं है तो फिर आगे क्या हो रहा है, ये जो डेटा आया हुआ है उसमें डेटा करके ये अरे लिए, और इसमें ये जाएगा आपका नेम जा रहा है, ये फील्ड का नाम, यहाँ पे फील्ड का नाम रहेगा और यहाँ पर उसकी वैल्यू रहेगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा रिपीट करके आप समझें तो समझ आएगा, और ये प्रैक्टिस से समझ आने लगेगी। यहाँ पर ये वैल्यू है, ये मैंने वैल्यू डाली, और ये हमारा ये डाटा अरे है, और यहाँ पर मैंने फील्ड डाला। तो यहाँ पर जब ये पहली बार आएगा तो एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे पी आई डी करके आएगा, और यहाँ पर पी आई डी का जो भी नंबर रहेगा वो आएगा। अगर ये एडिट के लिए आया होगा तो, अगर एडिट होके नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आएगा पी कैटेगरी, और यहाँ पे जो भी पी कैटेगरी में सेलेक्ट किया जाएगा वो आएगा। फिर दूसरी बार लूप चलेगा तो यहाँ पर पी नेम करके आएगा, और यहाँ पर पी नेम के जो बॉक्स है उसमें जो भी लिखा रहेगा वो आएगा। फिर उसके बाद पी कोड आएगा, यहाँ पर पी कोड में जो भी लिखा जाएगा वो, और यहाँ पर फिर पी प्राइस आएगा, और यहाँ पर पी प्राइस में जो भी लिखा जाएगा वो आएगा। फिर लास्ट में क्या कर रहे हैं, हाँ उधर से फॉर्म का जो स्टेटस है वो क्या आया हुआ है वो चेक कर रहे हैं। उधर से ऐड आया हुआ है, क्या ऐड आया हुआ होगा तो हम क्या कर रहे हैं, एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए ये जो अरे है ना डाटा अरे, उसको मैंने यहाँ पर लिया, और जैसे इसमें सारे फील्ड ऐड हो गए हैं, कैटेगरी, पी कोड, पी नेम, पी प्राइस, ये सारे उसमें की वैल्यू आ गए हैं। तो उसमें एक और की वैल्यू सेट कर रहा हूँ एंट्री डेट करके, क्योंकि हमको एंट्री डेट भी तो इंसर्ट करानी है ना ये एंट्री डेट में। तो यहाँ पर मैंने एंट्री डेट की डाला, और यहाँ पर ये पीएचपी का जो डेट फंक्शन होता है वो यूज़ किया, वाईएमडी फॉर्मेट लिया, और इसमें HIS घंटा मिनट सेकंड ये तीनों हमने यहाँ पर डाला हुआ है। और इस तरीके से ये जो भी डेट टाइम है उसको मैंने एंट्री डेट में डाल दी। अब लास्ट में हम कर रहे हैं $this db इंसर्ट, इतना बस लिखने से आपका इंसर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको टेबल का नाम देना है, और यहाँ पर जो भी डेटा इंसर्ट करना है वो, ये टेबल का नाम है, और ये जो भी डेटा इंसर्ट करना है वो, और ये पूरा का पूरा इस में ट्रू या फॉल्स करके जाएगा। और अगर ऐड नहीं हो रहा है तो अपडेट होगा, ऐड या अपडेट दोनों में से एक ही काम होंगे। उधर से फॉर्म स्टेटस में ऐड आएगा या एडिट आएगा। तो अगर ऐड नहीं आ रहा है उसका मतलब वो अपडेट में जाएगा। तो अपडेट के लिए भी जैसा हमने एंट्री के लिए डेट निकाला है वैसे ही अपडेट के लिए किया। और यहाँ पर एंट्री डेट है क्योंकि यहाँ पर एंट्री डेट की है, यहाँ पर अपडेटेड डेट है, तो यहाँ पर हमने अपडेटेड डेट लिया है, और जैसा हमने यहाँ पर किया था वैसे यहाँ पर भी किया है। और यहाँ पर तो कोई कंडीशन डालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वेयर कंडीशन में तो हमको कंडीशन बताना पड़ेगा कि किस बेस पे हमको अपडेट करना है। तो ये इस वेयर में क्या चीज़ है, इस वेयर में आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था, इस वेयर में आईडी आ रही है, पी आई डी बराबर पी आई डी। तो यहाँ पे आईडी के बेस पे इसको ये अपडेट कर देगा। अपडेट के लिए भी सेम है, जैसे इंसर्ट के लिए था कि टेबल डालो और डाटा डालो, तो ये टेबल डाले और डाटा डाले। और वेयर कंडीशन तो हमको पहले बताना पड़ता है कि किस बेस पे ये अपडेट होगा। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि वेयर कंडीशन में जो भी
आया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर PID, जिसकी भी प्रोडक्ट आईडी या PID जो भी नंबर आ रहा है उसके हिसाब से ये टेबल को इस डाटा से अपडेट करना है, ऐसा करके। तो लास्ट में ये वाली क्वेरी निकलेगी या ये वाली क्वेरी, दोनों में से एक क्वेरी आएगी, उसको हम यहाँ पर रिटर्न करा दे रहे हैं। तो ये पूरा जो फंक्शन है इसका इतना ही काम था। और ये सभी जो भी आप इंसर्ट या अपडेट करेंगे, बहुत सारे मास्टर वगैरह बना रहे हैं, तो ये काफ़ी यूजफुल होगा। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर हमको उधर से जो भी क्वेरी आ रही है वो मिल रही है, तो क्वेरी रन होके आ रही है या नहीं, तो यहाँ पर से हमने ये चेक किया हुआ है और इसके हिसाब से हमने यहाँ पर लास्ट में रिस्पॉन्स को यूज़ किया हुआ है कि उधर से सक्सेस आ रहा है या फेल आ रहा है, ऐसे करके। फेल तो अभी तक हमको आया नहीं है, सक्सेस ही आ रहा है, तो ये मैंने आपको बता दिया। आगे का जो हमारा लिस्ट वाला जो पार्ट है, एडिट वाला पार्ट है और डिलीट वाला पार्ट है और फिल्टर का जो पार्ट है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ जो है काफ़ी लंबा हो चुका है। तो इसको हम लोग यहीं पे विराम देते हैं और जो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम लोग ये जो हमारा पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 जो रहेगा उसमें हम लोग ये जो बाकी की जो चीज़ें छूटी हुई है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो इसको एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आगे का जो इसकी जो पार्ट 2 है उसको आप ज़रूर देखिएगा, ताकि ये आपका अधूरा न रह जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।